चलो बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? सिर्फ इंटरनल, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल पार्टीज आती हैं, असली में तो आपका एक्सटर्नल पार्टी से इंटरेक्शन तो होगा, जो कि है डेटर, क्रेडिटर, और उसको आप कैश बैंक देते हो। तो उन जगह मतलब वही वही तीन चीज है, डेटर, क्रेडिटर, कैश बैंक। उसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या यूज करते हो? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये ओपन होगा, ठीक। इसके और नाम है, जीएलए है, वो आप धीरे धीरे सीखोगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, और उसके एक दो नाम और है। मोस्ट कॉमन सीएलसी है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर मटेरियल परचेज किया, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, एक ही एंट्री होगी, क्योंकि कैश सबकी जगह तो ये आ चुका है। तो हाँ, अगर आपने मटेरियल परचेज किया है तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? हाँ, सीएलसी तो हो गया, और दूसरा स्टोर। हाँ, तो एंट्री क्या होगी अगर मटेरियल परचेज किया हो तो? बिल्कुल, आपने मटेरियल परचेज किया तो स्टोर में माल आ गया तो उसको डेबिट करना है, और सीएलसी से या तो कैश चले गया तो क्रेडिट, या क्रेडिटर हुआ होगा क्रेडिट तो सीएलसी को ही करना है ना एट द एंड, ठीक। ये था मटेरियल परचेज। चलो थोड़ा स्पीड में करते हैं। मटेरियल रिटर्न करोगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। मटेरियल परचेज फॉर स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल मटेरियल फॉर स्पेशल ऑर्डर, डायरेक्ट उसको डब्ल्यूआईपी में डाल दूंगा, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, जब आप स्पेशल मटेरियल परचेज करोगे स्पेशल जॉब के लिए, ठीक है। मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर, रिपेयर है तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक। रिपेयर के लिए अगर परचेज किए हो तो, ठीक है। इसके अलावा क्या मटेरियल का बस इतना ही है। अच्छा, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन ऐसा लिखा रहेगा, नहीं, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, शिवम भाई वर्क इन प्रोग्रेस, कहीं पे आए हो? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिवम। शिवा सामने जा खड़े हो, सब तेरे लिए और तू इसके साथ में जा। चलो, डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन क्या होगा? आपने जब आप डायरेक्ट मटेरियल इशू करोगे, डीएम लिख दिया हूँ, डीएम करना मत, डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन वो हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्शन होगा फैक्ट्री में, इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, बिल्कुल। अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है तो, ठीक है। मटेरियल का बस इतना ही है। हाँ, चलो फिर इसके आगे खत्म करते हैं। डब्ल्यूआईपी से आगे बन के वो क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स बन जाएगा। उसकी एंट्री क्या होगी? फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी, है ना। और क्वेश्चन में क्या ऐसा लिखा रहेगा? हाँ, एक था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, और इसके अलावा आउटपुट प्रोड्यूस्ड, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो आप अच्छे से पहचान जाओगे, लेकिन सीओपी से भी पहचान लेना अच्छे से। सीओपी मतलब प्रोडक्शन हो गया ना, तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हो गया तो डेबिट, और डब्ल्यूआईपी से होगा तो वो क्रेडिट, ठीक है। हाँ, फिनिश गुड्स के आगे फिर वो किस में ट्रांसफर होता है, जिसको मैंने याद करने का क्या बताया था? कॉस्ट शीट। क्योंकि जैसे ही आप फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग करते हो तो क्या आ जाता है? सीओजीएस आता है। फिनिश गुड्स के बाद सीओजीएस में जाएगा, क्वेश्चन में भी सीओजीएस ही लिखा रहेगा, तभी आप वो एंट्री करोगे। और सीओजीएस के बाद अगला हेड कौन सा आता है? कॉस्ट ऑफ सेल आ जाता है, क्वेश्चन में वही लिखा रहेगा कॉस्ट ऑफ सेल, तो आप वाली एंट्री पास कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं वेजेस में। सबसे पहले मुझे बताओ, वेजेस पेड, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेजेस पे करने की एक ही एंट्री होती है, क्या होती है? हाँ, उल्टा क्यों होगा? वेजेस एक्सपेंस है डेबिट, और कैश गया तो कैश की जगह अपन सीएलसी यूज कर रहे हैं, वो क्रेडिट। ये होगा वेजेस पे करने की एंट्री, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पे तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा ना, पहले पैसा तो दो, पैसा दे दिए, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का आपने पैसा भर दिया। अब उसका दो हिस्सा जाएगा, मतलब डायरेक्ट वाला हिस्सा कहाँ जाके जुड़ेगा? अगर डायरेक्ट वेजेस है तो वो डब्ल्यूआईपी में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। हाँ, और इनडायरेक्ट है तो कोई भी चीज इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। तो वेजेस आपका पूरा खत्म हो गया। हाँ, इसके अलावा वेजेस खत्म।
आते हैं ओवरहेड में। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड पेड, पे करने की एंट्री तो कोई भी खर्चा हो, देखो सबका वही होगा। एडमिन खर्चा है तो भी पे करने की यही एंट्री होगी, एडमिन ओवरहेड डेबिट टू सीएलसी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वही डेबिट हो जाएगा टू सीएलसी। पे करने की एंट्री तो वही होगी जैसे बनाए भी थे कल, पे करना है, पे करना है तो भाई जो भी खर्चा तुम पे करोगे वो डेबिट होता है और सीएलसी क्रेडिट हो जाएगा फिर, क्योंकि कैश की जगह अपन सीएलसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है ओवरहेड को ट्रांसफर करने की बारी, तो इसको मैं हाँ रेड पेन से बनाऊंगा। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाकर होता है? एब्सॉर्ब। क्वेश्चन में यही लिखा रहेगा फैक्ट्री ओवरहेड एब्सॉर्ब, ऐसा लिखा रहेगा। तो आपको डब्ल्यूआईपी में उसको पुट करना है, ट्रांसफर करना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एडमिन ओवरहेड को एब्सॉर्ब करना है, डिपेंड करता है कौन सा है, प्रोडक्शन में रिलेटेड है कि जनरल वाला डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखूं टेढ़ा करके? हाँ बोलो क्या क्या? मतलब वहाँ पे सीओजीएस नहीं होगा। देखो एक बात समझो, एडमिन ओवरहेड आप सीओपी का अकाउंट ओपन होता नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फिनिश गुड्स में जाएगा, जनरल है तो सीओएस में सीधा चले जाएगा क्योंकि कॉस्ट शीट में हम वही डालते हैं उसको। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ जाएगा? वो भी सीओएस। हाँ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ोगे तब तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है ना, तो अपन वहाँ डालेंगे उसको। ठीक है, इतना हुआ था। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ ट्रांसफर होता है? देखो आप अगर फ्लो चार्ट को ध्यान से समझोगे कुछ हो नहीं रहा है, इधर उधर तामझाम, इधर पहले उधर गया, इधर गया, इधर गया, एट द एंड हर चीज कॉस्ट ऑफ सेल में आई है। ये और कहीं कुछ है इसका मतलब, जो क्या बोले, इसकी जो मंजिल है, आपने चालू यहाँ से किया, रास्ते अलग अलग थे लेकिन सभी की मंजिल एक ही थी, वो क्या थी? मतलब अभी आपका अभी सिर्फ एक चीज रखो माइंड में, सारे अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, बिजनेस अकाउंट क्लोज हो गया, आधा इधर आधा इधर, स्टोर से डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स वो सीओएस में आया, ये भी एट द एंड फिनिश गुड्स सब सीओएस में आ चुका है और कोई अकाउंट ओपन है ही नहीं, अभी सिर्फ सीओएस आपका बचा है। वो कहाँ ट्रांसफर होगा? कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी उसकी? बिल्कुल, तभी तो जब आप कॉस्टिंग पीएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड लिखोगे टू कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि कॉस्ट है, कॉस्ट तो डेबिट में आनी चाहिए। जितने भी बॉक्स है सब रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? सब अलग अलग है। जैसे अब देखो स्टोर है तो वो रियल है, ये हम जानते हैं। देखो स्टोर, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, ये रियल अकाउंट है। रियल में क्या क्या आता है? गुड्स, एसेट्स और कैश। ठीक है, अब कैश को तो हम बना नहीं रहे, तो ये गुड्स है ना बेसिकली, रॉ मटेरियल इज अ टाइप ऑफ गुड, इन्वेंटरी है ना, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी, डब्ल्यूआईपी की इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी, वो रियल अकाउंट है। और जो ये है वेजेस और ये ओवरहेड, ये नॉमिनल है क्योंकि ये खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, तो नॉमिनल का पार्ट है। ठीक, हाँ कॉस्टिंग पीएल में गया तो इसलिए तो आप कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में लिखोगे टू कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट है ना वो तो डेबिट में ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? बाय सीएल। हाँ, एक्चुअल में वो है क्या? वो सेल है, क्योंकि सेल करने की एंट्री मैंने कल सिखाई थी। जब आप 11th में सेल करते थे तो एंट्री क्या करते थे? या तो कैश है या तो क्रेडिट सेल है, तो डेटा का अकाउंट डेबिट होता था टू सेल, और फिर सेल को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको कॉस्ट में कैसे करना है? कैश और डेटा की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं? सीएलसी। सेल तो कैंसिल, सेल हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। देखो अगर कोई बंदा मेरे को डाउट बोलेगा कि सर ऐसा करते हैं ना, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू सेल कर देते हैं, फिर सेल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, ऐसा इनडायरेक्ट तरीके दो एंट्री दिखाओ, तो मैं बोलूंगा नहीं, सेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सीख रहे हो आप लोग, सेल तो क्या है? आपकी इनकम है, सेल में तो प्रॉफिट जुड़ा होता है। प्रॉफिट अकाउंटिंग, सेल की अकाउंटिंग हम नहीं करते हैं, हम अकाउंटिंग जो करते हैं वो कॉस्ट की करते हैं। ठीक है, तो सेल हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? सेल कैंसिल हो गया ना, तो उसको हटाओ, तो हमको नहीं करना है। और ट्रेडिंग की जगह पर हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? कॉस्टिंग पीएनएल। ये एंट्री आपकी बन गई, ये की एंट्री है सीएलसी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। इसलिए कॉस्टिंग पीएनएल के क्रेडिट में लिखोगे बाय सीएलसी सेल, ब्रैकेट में सेल लिख देना, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे आएगा, चलो उसको भी लिख ही देते हैं। बताओ अंडर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। लॉस है ना आपका एक टाइप का, और क्या लिख, तो अंडर एब्जॉर्प्शन लिखूंगा जो भी रिस्पेक्टिव ओवरहेड रहेगा, मैं फैक्ट्री ओवरहेड लिख देता हूँ,
ब्रैकेट में अंडर एब्जॉर्प्शन, और मान लो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का इधर है ओवर, तो बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ब्रैकेट में ओवर एब्जॉर्प्शन, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट लॉस कुछ भी आ सकता है, उधर आएगा तो नेट लॉस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकाला जाता है कॉस्टिंग का प्रॉफिट। जो एडमिनिस्ट्रेशन और फिनिश गुड्स वाला जैसे था, हाँ, तो उसकी सिर्फ एक ही एंट्री होगी ना, फिनिश गुड्स टू अपना एडमिनिस्ट्रेशन। सीएलसी की एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हो? एक ही मतलब वही पूछ रहा हूं, जैसे इधर से कनेक्ट है हाँ। अपना सीएलसी से। पहले तो अपने पे किया, एडमिन ओवरहेड बोलेगा, हां, एडमिन ओवरहेड पहले पे करो, एडमिनिस्ट्रेशन टू सीएलसी, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, फिर अब मैं उसको ट्रांसफर करूंगा, तो हाँ बिल्कुल वो डिपेंड करता है, प्रोडक्शन का है तो वो, और जनरल है तो सीओएस डेबिट टू एडमिन ओवरहेड, ठीक। हाँ ठीक है, इतना हमने कल सीखा था। एक और चीज मैंने बोली थी, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसका होगा किसका नहीं होगा, ये भी आप बचपन से जानते हो। मतलब पर्सनल रियल नॉमिनल, चलो क्लास 11th में हो अभी, आप भूल जाओ सीए, पर्सनल रियल नॉमिनल को ही गेस करो, उन तीनों में से तीनों का मेरे को बताओ, पर्सनल का भी बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसका होता है किसका नहीं होता है। पर्सनल का हो सकता है, पर्सनल एक आराम से पर्सनल का हो सकता है क्या, हाँ क्योंकि डेटा क्रेडिटर है वो तो आता है, पर्सनल का होता है, ठीक है। रियल अकाउंट का होता है, हाँ, कैश एसेट्स गुड्स आते हैं उसमें, उसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग होता है। मैं बोला थोड़ा सा पर्सनल रियल समझा दो। पर्सनल में जितने भी पर्सन है वो आते हैं, आप लोग यहाँ पर 12 ठोक पर्सन हो तो आप इसमें आओगे बेसिकली। हाँ मैं बिजनेस की बात करता हूँ, बिजनेस में जितने भी डेटर और क्रेडिटर होते हैं क्या वो एक पर्सन है, हाँ इसलिए वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं। क्या डेटा और क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता है, हाँ बस वही पूछ रहा था मैं। तो पर्सनल अकाउंट जितने भी हैं, डेटर क्रेडिटर, बैंक बैंक भी इसी में आता है, फॉर्म जो पढ़े उन्होंने बचपन से, तो वो सब इसमें आए, उनका ओपनिंग क्लोजिंग होता है। रियल अकाउंट में 3 चीजें आती है, कैश, गुड्स और एसेट्स, क्या इनका ओपनिंग क्लोजिंग होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट जिसमें आता है एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और गेन, क्यों नहीं होता है, कारण बताओ। या तो पे होता है या तो आउटस्टैंडिंग करते हैं। हाँ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड है तो उसका बैलेंस होता है, उसको हटाकर मान लो इस साल का मैंने पूरा एग्जैक्ट पे कर दिया है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, क्यों, कारण तो बताओ। अच्छा पे हो गया है, रुक जाओ, चलो मैंने वेजेस को पे किया, 11th की बात करते हैं, वेजेस आपने पे किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उसका एग्जिस्टेंस खत्म करके अपन पीएनएल में डाल देते हैं। हाँ वेजेस से तो ट्रेडिंग में डालते हैं, हाँ सेंटेंस सही बोला लड़के ने, हाँ वेजेस से तो ट्रेडिंग में डालते हैं ना, तो उसकी एंट्री क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस। देखो वेजेस एक नॉमिनल अकाउंट था, आपने खुद उसको क्लोज कर दिया, दोनों जगह दिखेगा ना वो, देखो कैश अकाउंट में क्रेडिट में दिखेगा बाय वेजेस, ठीक है, और क्योंकि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाओगे ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाओगे वेजेस को, तो वो वाली एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो देखो वेजेस जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, उसका बैलेंस बचेगा ही नहीं, जितना वेजेस आप पे किए हो। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को साइड रखते हैं अभी, जितना एक्चुअल बेसिस पे हम चल रहे हैं तो उसको 2 मिनट साइड रखो, जितना आपने पे किया है इसी साल का है तो उससे उतने से वो क्लोज हो जाता है, इतना समझ आया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्वेश्चन में अगर आपको बता देगा है कि वेजेस का कुछ बैलेंस, मान लो वेजेस का कोई ओपनिंग बैलेंस है ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रीपेड से, देखो क्रेडिट साइड में दिया होगा तो आउटस्टैंडिंग होगा और डेबिट साइड में होगा तो वो प्रीपेड होगा, ये सब डेबिट क्रेडिट क्लियर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होती है इसलिए उसका बेस क्रेडिट होता है, प्रीपेड है तो वो एसेट होता है जिसका बेस डेबिट होता है। तो अगर देखो हमने अभी क्या बताया भाई, नॉमिनल अकाउंट है उसका कोई बैलेंस नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, कोई बैलेंस नहीं होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट कोई बैलेंस नहीं, क्योंकि उसको क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग से ही बता दिया था, पहले लाइन से लिख दिया है कि वेजेस का ये लो ओपनिंग बैलेंस, ये लो आपको मैंने ओपनिंग दे दिया, फिर वो आउटस्टैंडिंग होगा तो क्रेडिट में दिया होगा, प्रीपेड डेबिट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो आपको उसका क्लोजिंग बैलेंस भी निकलेगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी बचेगा, फिर वो क्लोज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट्स वाली कॉपी में लिखो, लिखो सामने लिखे हो, मैं अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करके देखो, मैं लिखूंगा जनरली देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। भाई पर्सनल और रियल का तो हमेशा होता है, हमेशा होता है। पर्सनल में आते हैं डेटा क्रेडिटर और रियल में आते हैं कैश एसेट्स और गुड्स, तो उसका तो हमेशा ओपनिंग क्लोजिंग होता ही है, ठीक है। बात हो गई नॉमिनल अकाउंट की, ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ नॉमिनल के लिए लिख रहा हूँ कि जनरली देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस
नॉमिनल अकाउंट। जनरली नॉमिनल का बैलेंस नहीं होता है, फुल स्टॉप। बट if opening balance of any nominal account is given in the question, comma, then its closing balance will exist। अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी आएगा, भले वो नॉमिनल हो। जनरली नहीं होता ऐसा, नॉमिनल का होता ही नहीं है, क्योंकि हम उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको क्लोज कर देते हैं नॉमिनल अकाउंट को, ठीक है। तभी तो जीपी और एनपी आता है। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करोगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में दिखाओगे नहीं, तो जीपी एनपी कैसे निकालोगे, है ना। तो जनरली नॉमिनल अकाउंट के कोई बैलेंसेस नहीं होते हैं। मैंने कल एग्जांपल भी लिया था, फाउंडेशन में डिबेंचर पढ़े हो आप, तो उसमें जो आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देते थे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पहले ड्यू किया और फिर पे किया, लेकिन लास्ट में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट आप उसको ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट लॉस में। उसकी एंट्री होती थी स्टेटमेंट ऑफ पीनल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आपने इंटरेस्ट को क्रेडिट करके खत्म किया ना, क्योंकि वो नॉमिनल था, तो उसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। लेकिन इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन में इसको अंडरलाइन करना, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन देन क्लोजिंग बैलेंस विल एग्जिस्ट, एकदम सिंपल, यही तो बता दूंगा और कुछ नहीं। भले नॉमिनल अकाउंट हो, अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा। मतलब क्लोज करने की कोशिश मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, अरे सर क्लोज नहीं होगा नॉमिनल है, भाई ओपनिंग दिया है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होगा तो बैलेंस कैरी डाउन भी आएगा, ठीक है। अंडरलाइन ये करना, ओपनिंग बैलेंस गिवन क्लोजिंग बैलेंस विल एग्जिस्ट। अगर दे दिया तो क्लोजिंग भी आएगा। इसका लॉजिक ये है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, लॉजिक वही है उसका। आउटस्टैंडिंग है तो मतलब इस साल का आपका देना बचा है, आपने दिया नहीं है तो कभी ना कभी तो दोगे ना, तो उसका आपको क्रेडिट बैलेंस शो होगा, और प्रीपेड होगा तो उसका डेबिट बैलेंस शो होगा। उसका क्लोजिंग हमको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, वो आपकी किस्मत है, मतलब सही भी हो सकता है आपने पूरा पे कर दिया। हाँ वही बोला ना, अगर ओपनिंग दिया तो आप बोल रहे क्लोजिंग भी रहेगा। हाँ, ओपनिंग दिया उसको मत पे कर दे, हाँ, क्लोजिंग कैसे रहेगा? तो वो आपकी वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। फिर एक बात समझो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ा सा किसी को याद है, उसमें सस्पेंस अकाउंट आता था, सस्पेंस का आप वो बनाते थे अकाउंट। आपको क्वेश्चन में, रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट का मान लो डेबिट बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है अमाउंट मैंने लिखा, सारे एरर्स को मैंने रेक्टिफाई किया, सस्पेंस अकाउंट में पुट किया, ठीक है। अब मान लो सस्पेंस का कोई बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही रहेगा, क्या मतलब मतलब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो चुके हैं। सामने देखेंगे ध्यान से, आपको सस्पेंस को ओपनिंग दिया था, अब मैंने सारे एरर्स को रेक्टिफाई किया, तो जो भी गलतियां थी मैंने सबको सुधारा, अब दोनों का टोटल सेम आ गया। मान लो यहाँ 600 आया, यहाँ भी 600 आया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ गया, टैली हो जा रहा है। इसका मतलब 100% ये है कि आपने सारी गलतियों को सुधार दिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस आया अगर, तो अब वो आपकी किस्मत है। अब इसमें हम कंफर्म नहीं बोल सकते, इसमें 50-50 होता है, या तो आपने कुछ गलत किया होगा या क्वेश्चन ही वैसा होगा। क्वेश्चन भी कई बार ऐसा होता है कि मतलब क्वेश्चन में ही आपको सारी गलतियां नहीं दिया है, प्रैक्टिकली मान के चलो आपने 7 गलतियां की थी, रेक्टिफिकेशन का लॉजिक बता रहा हूँ, असली लाइफ की बात कर रहा हूँ, सिलेबस का उधर हटाओ। असली लाइफ में आपने 7 गलतियां की थी, लेकिन आपको पता ही नहीं है आपने 7 गलतियां की थी, ऐसा आपको पता ही नहीं, आपको सिर्फ 5 गलतियां पकड़ में आई, आपने 5 गलतियों को सुधार दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा, सही है कि नहीं। तब अगर अभी भी 2 गलतियां सुधारना बचा है, तब तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब वो वही तो बता, वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपने गलत किया हो, या हो सकता है क्वेश्चन ही वैसा हो कि अभी आपने 7 में से 5 गलतियां सुधारी हैं। असली लाइफ में हो सकता है 2 गलतियां अभी सुधारनी बची है, तो क्लोजिंग बैलेंस आता है, या तो आपने गलत किया होगा सॉल्यूशन, तो भी क्लोजिंग बैलेंस आता है। उसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर क्लोजिंग बैलेंस आ ही नहीं रहा है तो 100% श्योर हो कि आपने सही किया, क्योंकि टैली हो गया ना दोनों साइड। ये समझ आया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, हाँ एकदम आप लोग ने सही दिमाग लगाया। अगर ओपनिंग बैलेंस दिया है, कंपलसरी नहीं है, मैंने शुड भी नहीं लिखा है, मतलब शुड भी ऐसा कंपलसरी वाला कुछ नहीं है ना कि आएगा ही आएगा। अगर मैंने पे कर दिया तो नहीं आएगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और आपने कितना सॉल्यूशन सही किया है उस पर डिपेंड करता है।
ठीक है, वो हम बनाएंगे, प्रैक्टिस से होगा। अच्छा, फाउंडेशन में सिंगल एंट्री आप लोग नहीं पढ़े होगे, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा क्योंकि सिंगल एंट्री जैसा ही है, लेजर अकाउंट ही बनाने 10 ठो। चलो आप पेज 7.9। अच्छा, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड याद है सबको? क्या इंटीग्रेटेड में क्या होता था? नॉन इंटीग्रेटेड में अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग प्रॉफिट आएगा। तो रिकंसिलिएशन किसमें करना होता है? क्योंकि अलग है तभी तो, एक है तो किसका किससे रिकंसिलिएशन करोगे? ठीक है, तो नहीं, हमें ये पुरानी बुक है, देखो इलस्ट्रेशन 1 निकालो सब अपना अपना। अभी वही करेगा था बैठ के, आप बुला दी, अभी दे दूंगा, एफएमए खत्म होने से पहले दे दूंगा। 3 क्वेश्चन सभी का, क्वेश्चन वाइज चेक करता हूँ, सबका क्वेश्चन 1, सबका क्वेश्चन 2, उससे जल्दी होता है। हाँ, पास क्या पास, वो वाला पास आगे। चलो निकाले इलस्ट्रेशन 1, आपको दिया हुआ है एज ऑन, शांति रखो, क्वेश्चन दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च। तो ये ओपनिंग बैलेंस हुआ कि क्लोजिंग बैलेंस हुआ? पहले पूरा पढ़ लेना। वही तो, हाँ साल तो लिखा नहीं है, खाली 31 मार्च लिख के छोड़ दिया। चलो सामने भी ले आते हैं, 31 मार्च बोल दिया तो ठीक है, 2 मिनट पेंडिंग बोल दो भाई, तू पेंडिंग है रुक जा, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। देखो ये ओपनिंग की क्लोजिंग है, मतलब क्वेश्चन को बोलो 2 मिनट रुक जा, पहले पूरा पढ़ने दे, ऐसा बोलो। चलो ये है क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1। एज ऑन 31 मार्च बोल तो दिया, अब ये ओपनिंग की क्लोजिंग है कौन से साल के लिए हमको अभी नहीं पता, तो ठीक है ना, अभी इसको पेंडिंग रखते हैं, अभी नहीं करते जज कि ओपनिंग की क्लोजिंग, पहले पूरा पढ़ते हैं। तो देखो, अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो बैलेंसेस दिए हुए हैं, स्टोर का डेबिट बैलेंस है, हाँ भाई दिस इज योर इन्वेंट्री, मतलब ये रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है। स्टोर में हम क्या, स्टोर में हम किस चीज को दिखाते हैं? रॉ मटेरियल जब भी आता है वो स्टोर में जाता है, स्टोर वाला अकाउंट हम ओपन करते हैं, तो रॉ मटेरियल इसलिए डेबिट बैलेंस है, एसेट है आपका। WIP भी आपका एसेट होता है, डेबिट बैलेंस है। फिनिश गुड्स भी आपका एसेट है, डेबिट बैलेंस है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल तो देखो सब में लगाना पड़ता है, कंट्रोल वर्ड तो सब में लगाना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया है मतलब क्लोजिंग भी आएगा, ठीक। और ये आपका वही पुराना कॉस्ट लेजर कंट्रोल, मतलब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CLC, इसका तो हमेशा दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा, क्रेडिट बैलेंस ही दिया रहेगा, वो भी धीरे धीरे आपको क्लियर होगा ऐसा क्यों होता है, ठीक। मुझे ये बताओ पहले तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, क्वेश्चन में कहीं आगे लिखा भी नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज, हाँ बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो आप लोग इंटीग्रेटेड पढ़े नहीं, उससे नहीं बता पाओगे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में CLC दिया हुआ है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इसीलिए नॉन इंटीग्रेटेड है, क्योंकि इंटीग्रेटेड में तो ये बनेगा नहीं, वो पढ़ोगे तब समझ आएगा। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, फाइनेंशियल और कॉस्ट का साथ में बनाओगे मिलाकर, तो फाइनेंशियल में CLC यूज होता है क्या? 11 से कहीं CLC सुने थे क्या? नहीं, फाइनेंशियल में वो आता ही नहीं है,
तो ये आपको ऐसे जज करने पड़ेगा कि अगर CLC का बैलेंस दिया है तो वो नॉन इंटीग्रेटेड हुआ, और अगर CLC नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो वो इंटीग्रेटेड है, फाइनेंशियल के साथ मिलाकर है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, CLC के बेसिस पे हम जज करेंगे। अगर CLC का बैलेंस दिख गया मतलब वो नॉन इंटीग्रेटेड है, खाली हम कॉस्ट का देखेंगे, इसमें फाइनेंशियल का नहीं देखेंगे, अलग अलग है। लेकिन अगर CLC नहीं दिया है मतलब क्या, कंबाइंड बना रहे हम लोग, फाइनेंशियल और कॉस्ट का मिला के बना रहे, तो इंटीग्रेटेड होगा। तो पढ़ोगे तो और क्लियर होगा। इंटीग्रेटेड में देखना क्वेश्चन आएगा आगे, CLC उसमें दिखेगा ही नहीं, इसलिए वो इंटीग्रेटेड है, फाइनेंशियल और कॉस्ट मिला के आपको दिखा रहे हैं। ठीक, नॉन इंटीग्रेटेड ही है, मतलब जो हम सीखे हैं वही है, अभी जो हम कल से सीख रहे हैं वही है। आगे दिया हुआ है, आगे बढ़, हाँ ठीक है ना, बैलेंसेस दिए हुए हैं। आगे दिया है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months द फॉलोइंग आइटम्स अरोज। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने ये सारा ट्रांजेक्शन हुआ। अब आप लोग बता सकते हो कि ये ओपनिंग बैलेंस है, समझ आ गया। साल कोई भी हो, चलो मान लो ये 2024 है, 31 मार्च 2024 का है, तो ये 2024 के हिसाब से क्लोजिंग है। लेकिन अब आगे हमने पढ़ा तो पता चल, अब आप अकाउंटिंग किसकी करोगे, जर्नल किसका पास करोगे, इसका। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 months, तो नेक्स्ट 3 months के लिए ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। तो हमने दो चीज आपको यही तो जज करना है, दोनों चीज हमने कर ली, इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड, तो वो हो गया नॉन इंटीग्रेटेड क्योंकि CLC दिया हुआ है इसलिए। ठीक है, और ओपनिंग क्लोजिंग कैसे पहचाने, 31 मार्च लिखा है तो जज कैसे किए, ये वाला पढ़ के क्वेश्चन पहले पूरा देख लेना टॉप टू बॉटम। तो नेक्स्ट 3 months बोला, उसके लिए ओपनिंग है, तो हम क्या करेंगे पता है, सबका लेजर बनाएंगे। सबका लेजर बनेगा, पहले जर्नल भी कर, जर्नल से लेजर बनता है ना, पहले जर्नल करोगे फिर लेजर बनाओगे। लेजर में क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंसेस दिखाएंगे, फिर ये जो आपने जर्नल एंट्री की होगी इतनी सारी, यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नल होगा, जर्नल उसको आप शो करोगे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। क्लोजिंग बैलेंस में आप निकालोगे बैलेंसिंग फिगर, और क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ दिखाते हैं आगे फर्दर, ट्रायल बैलेंस में, 11th में है हम लोग, तो ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे, वो टैली हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही है। जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस वही तो करना है। ठीक। तो चलो, ओपनिंग बैलेंस से उसकी एंट्री थोड़ी होगी, उसी लेजर जब बनाएंगे तब उसमें दिखाएंगे। इनका डेबिट साइड दिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनका क्रेडिट साइड आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड वो डेबिट क्रेडिट वो बाद में जब लेजर बनाएंगे। अभी आप लोग फॉर्मेट बनाओ जर्नल का, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जिसमें आप पहला वाला डेट मत करना, सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट का कोई मायने नहीं रखता, सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ प्रॉपर, LF भी बना ही लेना, ठीक है। और सुनो, इसमें आप लोग की किस्मत कई बार अच्छी हो जाती है, क्वेश्चन कई बार सामने से बोल देता है कि नरेशन नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन बोलेगा तो ऐसा करना, क्वेश्चन बोलेगा तो अपने मन से नहीं, यहाँ बोला है कि विदाउट नरेशन नहीं बोला है, तो आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा विदाउट नरेशन तब हम उसको छोड़ेंगे, तो लिखना पड़ेगा। यहाँ बोला है 5 जर्नल एंट्री, फिर उसका अकाउंट बनाना है, फिर उसको दिखाना है, शेड्यूल बोला मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो जर्नल आपको जर्नल में नरेशन डालना पड़ेगा, ठीक है ना। करो 12 ठोकी तो है, 12-13 ही है। फॉर्मेट बनाओ, फिर साथ साथ में डिस्कस करके चलते हैं आगे। बन गया फॉर्मेट, हाथ से लाइन खींचो फटाफट। चलो चालू करते हैं ये बातचीत। चलो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन दिया है 1 2 3 4 लिखेंगे हम, सीरियल नंबर। पहला बोला फिनिश्ड प्रोडक्ट एट कॉस्ट। हाँ, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हुआ है, आसमान से टपका है, बन के रेडी हो गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट दे दिया है, इसका मतलब क्या, हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलूंगा मैं इसको, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है, मतलब वहां पे माल आ चुका है। फिनिश गुड्स वाले जो हमने बॉक्स बनाया था फ्लोचार्ट, फिनिश गुड्स में माल आ चुका है,
तो वो डेबिट हो जाएगा। कहाँ से आएगा? कार्गो एंट्री। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। WIP को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, चलेगा। कंट्रोल वर्ड आपको सब में लगाना है लास्ट में। CLC लिखना पड़ेगा, अभी तो CLC आया नहीं है। CLC आपको WIP का मैंने बताया, WIP को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो बस। CLC जो है कॉस्ट लेजर कंट्रोल, वो तो आपको पूरा लिखना है। इसकी एंट्री फिनिश गुड्स कंट्रोल, क्या चीज? नहीं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल तो आएगा नहीं। CLC क्यों आएगा यहाँ पर? लेजर वर्ड बस नहीं लिखा है तो वो ठीक है, कंट्रोल लिखो चलेगा। कहीं पे लिखता है कहीं पे नहीं, ज्यादातर मेजॉरिटी में सब जगह कंट्रोल है। कहीं पे लेजर है कहीं पे कंट्रोल है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, हम भी अपनी मर्जी से करेंगे। स्टोर में लगाया है लेजर कंट्रोल और किसी में लगाया सिर्फ कंट्रोल, WIP में सिर्फ कंट्रोल है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में सिर्फ कंट्रोल है, तो हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका मार्क्स कटेगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट आपको दिया हुआ है। हाँ, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड, आर नहीं आएगा इंग्लिश। नरेशन लिखना है बीइंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। अगला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड, मतलब क्या? फैक्ट्री कॉस्ट टू कॉस्ट कंट्रोल। ये पहले इनकर्ड का मतलब बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट का कोई अकाउंट मतलब पे किया कि एब्सॉर्ब किया? नहीं, पे किया। इनकर्ड मतलब पेड होता है। और अच्छा ये देखो, ये क्या है? ये क्या है फिर लास्ट में? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ये एब्सॉर्ब है। तो आपको ध्यान से देखना है, अलग अलग वर्ड यूज करता है। इनकर्ड मतलब पेड होता है, चार्ज, अप्लाइड, रिकवर्ड और एब्सॉर्ब ये सब सेम होता है, ठीक है। हाँ, पे किए हो आपने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्या होगी एंट्री पे करने की? CLC। वैसे तो कैश पे करोगे तो कैश में पे करोगे ना, तो टू कैश की जगह अपन क्या यूज करते हैं? CLC। फुल फॉर्म लिखोगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। 91,510 बीइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड। और क्या? ठीक, स्पीड बढ़ाओ, आगे आते हैं। रॉ मटेरियल परचेज क्या होगा? बहुत बढ़िया। स्टोर लेजर, रॉ मटेरियल परचेज किए हो तो उसको कहाँ रखोगे? स्टोर में रखेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, स्टोर कंट्रोल भी लिख सकते हो चलेगा, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल फुल फॉर्म में 1,23,000। ठीक, बीइंग मटेरियल परचेस्ड। आगे आते हैं, वेजेस में ट्विस्ट है। वेजेस में हर क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है। कैसे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने कल जो सिखाया, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, वेजेस पे करने की एक ही एंट्री होती है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। पहले पैसा तो पे करो, तो आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेजेस पे करने की एंट्री एक ही होती है। क्या? वेजेस टू CLC। फिर वो दो जगह डिपेंड, फिर उसको दो हिस्सों में बांटोगे। अगर डायरेक्ट है तो कहाँ जाएगा? WIP टू वेजेस हो जाएगा, WIP कम डेबिट टू वेजेस। और इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट टू वेजेस, ठीक है। तो अब मैं पहला क्वेश्चन है, मैं पूरा बता रहा हूँ, ये दोनों वेजेस है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओगे, सबका ध्यान एक बार सामने, तीन हो गई ना एंट्री, तो यहाँ पर ये दोनों को साथ में पहले एनालाइज करते हैं कि है क्या एक्चुअल में। ये जो फैक्ट्री वेजेस दिख रहा है 50,530, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आप लोग बताना सही है कि गलत। एक मैं इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, सही है गलत आप लोग बताओगे। 50,530 जो है वो टोटल वेजेस है, ठीक है। जिसमें से ये टोटल वेजेस है, तो आप पेमेंट की एंट्री इससे करोगे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू CLC, पेमेंट की एंट्री करोगे 50,530,
क्योंकि ये टोटल वेजेस है, और इसमें से इनडायरेक्ट बता दिया तो मैं माइनस करके डायरेक्ट निकाल लूंगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नहीं, दोनों साथ में पे होगा कि इनडायरेक्ट? मतलब ये टोटल वेजेस नहीं है, ये डायरेक्ट, हाँ फैक्ट्री मतलब एकदम सही है, डायरेक्ट वेजेस टोटल ये नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री का मतलब, फैक्ट्री से आपको समझ आना चाहिए, जो चीज फैक्ट्री में लगी है तो वो डायरेक्ट वेजेस हुआ ना, जो अलग लगेगा वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब जब आप पे करोगे एंट्री तो करनी पड़ेगी एक साथ, तो क्या करोगे, वेजेस टू सीएलसी दोनों को ऐड करके करोगे। समझ आ रहा है, मतलब मैं आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा था जो कि गलत है। मैंने क्या बोला, वैसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि अगर ये टोटल वेजेस है, पहले पे करो 50,530 पे करके दिखाओ, फिर उसमें से 21,000 इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री ओवरहेड में माइनस किए, 30,000 29,000 कुछ आएगा वो इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट। लेकिन वैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट्री वेजेस है मतलब वो डायरेक्ट ही है। ठीक है, फैक्ट्री वेजेस दिया है, दैट मीन्स इट इज डायरेक्ट वेजेस, जो कि डब्ल्यूआईपी में जाएगा, ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। लेकिन बाद में जाते हैं, पहले पे तो करो, पहले पेमेंट की एंट्री पास करो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट रिजर्व कंट्रोल दोनों को ऐड करके पेमेंट की एंट्री एक ही होती है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक ही साथ एंट्री मारो, ज्यादा क्या टाइम थोड़ी है कि दोनों को अलग अलग करोगे, पे अलग अलग, एब्जॉर्ब तो अलग होगा ही, एक डब्ल्यूआईपी में जाता है, एक फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। पे करने का एक साथ किया करो तो टाइम बचेगा ना। ठीक है, तो वेजेस का मैं आपको अच्छे से लिख के भी बताऊं, वेजेस में पहली एंट्री आप पास करते हो पे करने की, तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट ऐड करने के बाद क्या आएगा, 72,195। ठीक है, 72,195 इतने से आपने पे कर दिया। नरेशन लिखना, बीइंग वेजेस पेड, चलो मैं भी लिख देता हूँ, बीइंग वेजेस पेड। अब हम उसको तुरंत एब्जॉर्ब भी कर देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट वाला, अच्छा उसको भी आप एक ही एंट्री में दिखा सकते हो, कोई जरूरत नहीं अलग अलग टाइम वेस्ट करने की, एक ही साथ दिखा सकते हो। वेजेस को पूरा एक साथ खत्म कर दो, वेजेस जो डेबिट हुआ था 72,195 से, एक ही साथ मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, डेबिट दो अलग अलग करो, जो डायरेक्ट वाला है वो जाएगा डब्ल्यूआईपी में, तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट, और जो इनडायरेक्ट है वो जाएगा, हाँ तो सुनो, अब यहाँ पर सेफ रहने के लिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या मतलब, आप फैक्ट्री ओवरहेड मत लिखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखो, बोले एक ही तो मतलब है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, तो आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्वेश्चन में जो वर्ड दिया हुआ है ना आप भी वही लिखना। नहीं तो आप लोग क्या करोगे पता है गलती, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है उसका अलग बना दोगे, और एंट्री में आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखोगे उसका अलग अकाउंट बना दोगे। समझे क्या बोला मैं, असली में मतलब रियल लाइफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड एक ही होता है, वर्क ओवरहेड एक ही होता है, प्रोडक्शन ओवरहेड चार चार नाम है इसके, तो आपको कौन सा नाम यूज करना है, फ्री प्ले मत करो, प्रैक्टिकली है आप जो नाम यूज करो, लेकिन सेफ रहने के लिए ताकि गलती ना हो, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया आप वही यूज करो। हाँ तो क्या है, कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो मैं क्या बोला, आपने क्वेश्चन में दिया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उसका आप लेजर ओपन करोगे, ठीक है, अब अगर आपने एंट्री में डाल दिया फैक्ट्री ओवरहेड, तो आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा, फैक्ट्री ओवरहेड का अलग से अकाउंट खोल दोगे, गलत हो जाएगा पूरा। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ही तो एक ही तो है, नाम अलग अलग है, तो आप दो अकाउंट खोल लोगे क्या, नहीं, तो क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया आप वही वर्ड यूज करो, सेफ रहोगे। हाँ तो वो यूज करेंगे बिल्कुल, एक ही नाम को परमानेंटली यूज करना है एक क्वेश्चन में, वर्क ओवरहेड भी उसका नाम है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी वही है, ठीक है। है तो एक ही ना, तो है तो एक ही, तो फिर अभी कर लेते, फिर क्या करते, फैक्ट्री कोई कर लेते। ठीक है, फिर जब लेजर बनाओगे तो कैसे करोगे, वही तो बोल रहा हूँ, जब कुछ नहीं दे तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर लेंगे। हाँ नहीं, लास्ट में आप क्या बोले, दोनों अलग अलग देगा शायद, ऐसा बोले। अरे मतलब जिस क्वेश्चन में अगर पर्टिकुलर दे रहा है तो उसके हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही तो, हाँ। तो अभी हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। हाँ डायरेक्ट कितना है आपका 50,530 जो कि फैक्ट्री वेजेस था, और इनडायरेक्ट दिया हुआ 2166, दोनों ही दिया था, पहले हमने उसको ऐड करके पे कर दिया एक साथ, फिर रिस्पेक्टिव जगह में जाके एब्जॉर्ब कर दिया। ठीक है, वेजेस का खत्म, दो एंट्री में खत्म, एक पे किए एक एब्जॉर्ब किए, वेजेस अकाउंट क्लोज भी हो गया।
ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज होना ही है अनलेस एंड अनटिल ओपनिंग क्लोजिंग ना दे। हाँ, तो वेजेस का कहाँ दिया था ओपनिंग, तो जितने से पे डेबिट हुआ था उतने से क्रेडिट खत्म हो गया, वेजेस का लेजर बचा ही नहीं कोई बैलेंस। ठीक, आगे आओ, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको दिया हुआ है, क्या होगी एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल क्या करोगे? हाँ, COGS। हाँ, कॉस्ट, एक सेकंड, कॉस्ट ऑफ सेल किसके बाद आता है? उसके बाद तो COGS आता है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल आता है, कॉस्ट शीट देखो, कॉस्ट शीट याद करो। देखो प्रोजेक्ट फिनिश गुड्स कहाँ गया, फिनिश गुड्स कहाँ गया, और फिर COGS कहाँ गया? हाँ, अब सुनो सुनो सुनो, दो तीन लोग मेरे को मालूम है आंसर देख के बोलेंगे COS टू फिनिश गुड्स, आंसर में वो किया है, तो एक बात को समझो, मतलब आंसर में क्या किया है, COS टू फिनिश गुड्स किया है, गलत है कि सही है वो आप बताओ। सही है, कैसे? गलत है सर, कैसे? मतलब क्योंकि इसमें वो ऐड नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल बोल रहे हैं, हाँ, है ना, इसमें ना एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कुछ दिया नहीं है, ठीक है, मतलब वो सेल्स रिलेटेड इस नाम से फिनिश गुड्स कर दिया है। ठीक है ना, दिया भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा ना सर, नहीं अगर पड़ेगा। दिया रहेगा तो COGS कर देंगे। नहीं करेंगे। देखो एक बात को समझो, सुनो मेरी बात सुनो, अगर क्वेश्चन में COGS का ओपन करने बोलेगा तो सुनो, COGS में कोई चीज जा रही है क्या? आप एडमिन ओवरहेड चालू की, एडमिन ओवरहेड यहाँ कहाँ जा रहा है? ये जनरल डायरेक्ट COS में जा रहा है। अच्छा, हाँ, वो ओपनिंग क्लोजिंग प्रैक्टिकल एक सोचो, COGS बस एक दलाल है, वो क्या करता है, दलाल मतलब ब्रोकर है, वो क्या करता है, फिनिश गुड से अमाउंट लेता है और तुरंत COS में ट्रांसफर कर देता है। मतलब देखो COGS में माल आया, क्या एंट्री होगी, COGS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, ठीक है, फिर COGS से आगे किस में जाएगा, CO, हाँ, तो एंट्री क्या होगी उसकी, यही होगा। तो क्या COGS को अगर मैं डेबिट क्रेडिट बोल के हटा दूं तो चलेगा क्या? फिर मैंने क्यों दिखाया उसको जबरदस्ती फ्लो चार्ट में, सीधा वहीं ट्रांसफर कर देते ना, किसी क्वेश्चन में आता किसी क्वेश्चन में बनाना पड़ गया तो अभी ऐसी एंट्री पास कर अभी कर सकते, आपकी मर्जी है, आप COGS करो तो भी सही है, फिनिश गुड्स करो तो भी सही है, कारण आपके सामने है, COGS में कोई एक्स्ट्रा चीज ट्रांसफर होती नहीं है, एडमिन ओवरहेड अगर प्रोडक्शन वाला तो फिनिश गुड्स में जाता है, जनरल है तो COS में जाता है। ऐसे याद रखना, COGS बस एक दलाल है, वो क्या करता है, ब्रोकर है, वो बस बीच का आइटम खाता है, बीच का एक ट्रांजैक्शन खा जाता है, क्या कि फिनिश गुड से माल आया, ठीक है, उसकी हमने ये एंट्री की और फिर COS में चले गया, उसकी एंट्री की, तो COGS का अगर आप एलिमिनेट भी कर दोगे किसी भी क्वेश्चन में चलेगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन कहीं बोल दिया तो कि भाई COGS का भी बना दो, बनाना पड़ेगा, तब COGS आपको पता होना चाहिए माइंड में, ठीक है, लेकिन आप चाहो तो एलिमिनेट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये साइलेंट है, तो आप COGS को एलिमिनेट भी कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो सीधा कि फिनिश गुड से देखो, ये देखो मेरा हाथ देखो कैसा है, बस फिनिश गुड से सीधा इधर इसमें आ गया COS में, वो भी आप कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ना बोले कि भाई COGS बनाओ, तो बनाना पड़ेगा, तब आपको ये दोनों एंट्री दिखानी पड़ेगी, ठीक है। अभी COGS का कोई काम है क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो आप सीधा उसको एलिमिनेट करके सीधा ये दिखा सकते हो कि फिनिश गुड से सीधा COS में गया, प्रैक्टिकली सही है। COGS में बना देते हो तो मेरे को COGS का भी लेजर बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसमें आपको दोनों एंट्री दिखानी पड़ेगी, COGS बनाओगे तो आपको दोनों एंट्री दिखानी पड़ेगी, ये वाली भी वो वाली भी, कर सकते हो, उसका भी लेजर लेजर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में जैसे कल वाला फ्लो चार्ट देखो, हाँ, क्या करते हैं COS में, तो फिर फ्लो चार्ट ऐसा क्यों दिख रहा है, COGS से चला है हमेशा। तो चलो आपकी मर्जी है, अभी अगर आप देखो फिनिश गुड्स करोगे तो आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपकी मर्जी, आप COGS भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट के हिसाब से भाई बंदा COGS करेगा तो फिर वो अकाउंट भी बनाना है ना, तो मुश्किल से 1-2 मिनट लगेगा, COGS का बन जाएगा अकाउंट अलग से, ठीक, और नहीं बनाना है, टाइम बचाना है तो फिनिश गुड्स, और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तब तो फिर कोई चांस ही नहीं है, क्वेश्चन बोल दिया कि COGS बनाओ तब तो बनाना ही पड़ेगा, अभी नहीं बोला है तो आपकी मर्जी है ना। देखो आगे क्वेश्चन में बताता है कि कौन कौन सा लेजर बनाना है, सर अभी जैसा आंसर में दिया वैसे ही कर लिया, बस कर लो बता कर लो, दिया। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया सबका ये वाला,
COS अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, अगर टाइम बचाओगे और डिटेल में दिखाना है तो COGS, फिर वो भी अकाउंट बनाना। नरेशन बीइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस जो दिया है क्वेश्चन वही लिखेंगे और क्या। हाँ चलो अगला, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। मटेरियल आपने अच्छा कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा? डायरेक्ट होगा। हाँ तो डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन क्या होगा? करो करो बिल्कुल एकदम सही। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर कंट्रोल या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। WIP टू स्टोर होगा बेस शॉर्ट में। एक साथ कम से कम 5-6 पेज बना लेना फॉर्मेट, तो बच जाएगा ना टाइम। नहीं वो जर्नल के लिए 2 पेज, क्योंकि जर्नल नरेशन है, नरेशन के आगे एक लाइन छोड़ते हो तो पेज लग ही जाता है। जर्नल में आप 2 पेज बना ही दिया करो। इतना सा है तो भी 2 पेज तो खाएगा, 1.5 तो खाएगा। नरेशन लिखोगे फिर एक लाइन छोड़ोगे तब अगला चालू करोगे। चलो हो गया, WIP टू स्टोर हो गया। 127 375 315। आज चंदू धुमाल में जाना, चलो बात करा देता हूँ। चलो आगे, इसमें मजा आएगा पूरा, आप लोग दिमाग लगाओ, ले लो 2-3 मिनट और सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट का बिना देखे बताओ भाई। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, ईमानदारी से सोच के बताओ। सेल की एंट्री क्या होती है? कॉस्टिंग पीएल। सेल करने की एक्चुअल एंट्री होती है यहाँ पर CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PNL। तो सेल रिटर्न है तो उल्टा कर देते हैं? नहीं नहीं, तो अभी नहीं करोगे ना। हाँ हाँ, बात को समझो, इधर सुनो। जब आप एक्चुअल में कस्टमर को सेल करोगे, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, सुनेंगे सब लोग ध्यान से, अगर आपने एक्चुअल में किसी कस्टमर को सेल किया है आइदर इन कैश और ऑन क्रेडिट, उसकी एंट्री होती थी CLC अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग PNL। क्या उसमें प्रॉफिट जुड़ा रहता है? हाँ, जब मैंने बोला ना कस्टमर को सेल कर रहे हो, ये कस्टमर को सेल करने की एंट्री है, चाहे कैश में चाहे क्रेडिट में, तो उसमें तो प्रॉफिट भी जुड़ा रहेगा ना। उसमें क्या रहेगा? COS जो रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल जो रहेगा, प्लस प्रॉफिट जोड़ के आप बेचोगे, ऐसे थोड़ी बेचोगे। ठीक है, तो जो आप लोग सोच रहे हो होता वो होता जब सेल्स रिटर्न लिखा होता बस। अगर सिर्फ सेल्स रिटर्न होता तो मैं इसको रिवर्स करता, कॉस्टिंग PNL अकाउंट डेबिट टू CLC बीइंग सेल्स रिटर्न, लेकिन ये बोल रहे सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट। तो इसको फ्लो चार्ट में आपको प्रैक्टिकल लॉजिक बताना हूँ। फ्लो चार्ट में हमने क्या किया था, फिनिश गुड से माल आगे कहाँ जाता है, अभी ले लेते हैं ना COGS ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं इसको। अच्छा लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट किया क्या? सबने COS किया है क्या? चलो वही करते हैं फिर, सभी लोग ने COS किया है बुक के हिसाब से तो चलेगा। तो प्रैक्टिकली देखो, आप एंट्री तो कर दिए, फिजिकली जो है मान लो ये फिनिश गुड्स है, आपने फिनिश गुड्स को COS में ट्रांसफर किया, एंट्री आप लोग कर चुके हो, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स, ये आपने किया है। ठीक, तो गुड्स को मैंने फिजिकली कुछ किया होगा क्या? उठा के पटक कुछ किया होगा क्या? हाँ किया होगा। क्या किया होगा मैं बताता हूँ। फिनिश गुड्स आपका कहाँ पे बन के रेडी होता है? फैक्ट्री में बन के रेडी होता है, तो मैंने उसको फैक्ट्री से बाहर भेज दिया होगा, जहां पर भी वो, मान लो हो सकता है शोरूम में भेज दिया, हो सकता है वेयरहाउस में बेच दिया, तब ये एंट्री की जाती है कॉस्ट ऑफ सेल वाली, जो आप लोग किए। क्वेश्चन में खाली कॉस्ट ऑफ सेल दिया था, ये वाली जो एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल आप लोग किए, ये दिस एंट्री आपने किया है कॉस्ट ऑफ सेल, तो एंट्री तब कर दी, वो तो फ्लो चार्ट से आपको याद हो चुका है एकदम अच्छे से। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में गुड्स का फिजिकली कुछ तो उठा पटक होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है कि हम फैक्ट्री में फिनिश गुड्स बन के रेडी हो गया ना, तो उसको हम उठाकर फैक्ट्री से उठाएंगे और जहां पर भी वो सेल होने वाला है गोडाउन में स्टोर करने के लिए, या सीधा शोरूम में या सीधा होलसेलर रिटेलर को देंगे, तो ये एंट्री की जाती है कॉस्ट ऑफ सेल वाली। मतलब या तो आपने अपने गोडाउन में भेज दिया या होलसेलर को दे दिया, तो वहां से वो माल वापस आया है एट कॉस्ट। ठीक है, तो ठीक है, हम एंट्री अमाउंट आपको दिया हुआ है, तो वो एट कॉस्ट दिया तभी आपको याद आएगा कि हाँ भाई कॉस्ट ऑफ सेल से रिटर्न आएगा।
ठीक है, क्योंकि कॉस्ट बोला है। अगर सिर्फ सेल्स रिटर्न होता तो वही सीएलसी वाला होता, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीएलसी, कस्टमर का सेल्स रिटर्न होता, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, मतलब वही कॉस्ट ऑफ सेल से माल वापस आ चुका है। आपने फिजिकली ट्रांसफर कर दिया होगा, फिनिश गुड्स को हमने सेल करने के लिए भेज दिया होगा कैरेज आउटवर्ड पे करके। देखो पूरा कनेक्शन लाओ एक साथ। कैरेज आउटवर्ड कब देते हो? जब माल बाहर जाता है तो मैंने कैरेज आउटवर्ड पे किया और फिनिश गुड्स को रवाना कर दिया फैक्ट्री से, जाओ जहां भी ये जाना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल गया। कुछ डिफेक्ट हुआ होगा, कुछ कमी हो गई होगी, फिनिश गुड अच्छा नहीं बना होगा, तो वहां से वापस आ गया। सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, मतलब वो सेल हुआ नहीं है, हमने कॉस्ट पे भेजा था, कॉस्ट पे ही वापस आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल से वापस आ गया। क्लियर है? एंट्री तो फिर और क्लियर होगी। बिल्कुल, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि एट कॉस्ट बोला है इसलिए। आपने सीओजी स्टील पे इसलिए फिनिश गुड्स का लिखा है ना? हाँ बिल्कुल, तो सीओजी 100%। और कस्टमर वाला रहता तो कॉस्टिंग पीएनएल टू सीएलसी। बिल्कुल, उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखा होता है, सेल रिटर्न, और कुछ नहीं। लेकिन एट कॉस्ट बोले तो कॉस्ट को आपको रिवर्स करना है। देखो ये प्रैक्टिस से बनेगा, ये आपको कोई भी नया ट्रांजैक्शन दे सकता है, जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट में सब कंप्लीट हो जाए। तो आपको 4-5 क्वेश्चन बनाओगे, फ्लो में बैठ जाएगा। अगला तो दोनों इजी है, मतलब ये है। अब आगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, क्या मैं सप्लायर को क्रेडिटर बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, जो क्रेडिटर है वही सप्लायर है ना। तो मैंने अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को माल वापस कर दिया, मतलब बेसिकली ये परचेस रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है। परचेस करने की एंट्री क्या की है? स्टॉक लेजर कंट्रोल टू सीएलसी, तो उल्टा कर दोगे, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक लेजर कंट्रोल। सीएलसी डेबिट होगा क्योंकि क्रेडिटर डेबिट होता था, और स्टोर आपका, स्टोर से माल गया तो स्टोर विल बी क्रेडिटेड, स्टोर से आपका माल चले गया, ठीक है। बीइंग मटेरियल रिटर्न लिख देना नरेशन में। हो गया। लास्ट एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब एब्जॉर्ब, मैंने भी लिख भी दिया। ठीक है, क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? चार्ज हो सकता, चार्ज और एब्जॉर्ब तो दिख गया आपको सामने, और क्या हो सकता है इसके अलावा? वर्ड एलोकेटेड हो सकता है, रिकवर होता है, और एक अप्लाइड होता है। तो 4-5 शब्द हैं, तो याद रखना है। एब्जॉर्ब की जगह अप्लाइड बोल सकता है, एलोकेटेड बोल सकता है, और क्या रिकवर बोल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो क्या होगी इसकी एंट्री? करो, बिल्कुल एकदम सही, चार्ज टू प्रोडक्शन। और देखो लिंक कैसे जोड़ना है पता है? ऐसे ही जो एंट्री तो बता दिए, और अगर किसी को नहीं समझ आए लिंक भी कैसे जोड़ना है। चार्ज टू प्रोडक्शन बोला है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? और फैक्ट्री में हम कौन सा लेजर अकाउंट ओपन करते हैं? डब्ल्यूआईपी। फैक्ट्री में डब्ल्यूआईपी खुलता है, डब्ल्यूआईपी में वो चार्ज होगा, वो डेबिट टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अमाउंट आपको दिया होगा। WIP control account debit to manufacturing overhead control, being manufacturing overhead charged। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, चार्ज लिख दो उतना काफी है, वो टू प्रोडक्शन नहीं लिखना, टाइम लगता है ना। being manufacturing overhead charge, बस। ठीक है, एंट्री हो गई सब। कुछ एंट्री में सोचना कुछ बचा है कि लेजर में आ जाए? बचा है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो चुका है, ये वाला क्लियर है। हाँ, उस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप कैसे कॉस्टिंग पीएल बना लोगे? तो कौन सा होगा? एक ही तो ओवरहेड दिया है मैन्युफैक्चरिंग, और कोई एडमिन का दिया नहीं है, सेलिंग का दिया है, खाली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। दिस वर्सेस दिस, बताओ अंडर है कि ओवर है? अंडर है।
तो क्या मैं उसको कॉस्टिंग पीएल में डाल दूं? नहीं। अगर मैं कॉस्टिंग पीएल में डाल दिया, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। अंडर एब्जॉर्प्शन आपने बोला सही, क्योंकि पे करना चाहते हैं, एब्जॉर्ब वाला कम है। हाँ, मतलब ओपनिंग बैलेंस है तो उसका क्लोजिंग बैलेंस आ सकता है। होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, मतलब हम कोशिश करेंगे निकालने की। क्या करना है? अरे वो उसको कब से बुला अच्छा, रहा है। कुणाल नाम लो। तो सुनो, मैं जो कह रहा था, जितने का भी डिफरेंस आएगा, 91 में से 77 जाएगा, बोले इतने का अंडर एब्जॉर्प्शन है। अगर उस डिफरेंस को आप कॉस्टिंग पीएल में दिखा दिए, तो क्या उसका कुछ बैलेंस बचेगा? ओपनिंग को साइड रख के, ओपनिंग तो बचेगा ही बचेगा, वो तो हमको करना ही है। सिर्फ इन दोनों को देखो, अभी 2 मिनट के लिए सिर्फ इन दोनों को नोटिस करो। 91 आपने पे किया, 77 आपने एब्जॉर्ब किया, अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा डिफरेंस। अगर उस डिफरेंस को मैं कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर देता हूं, तो मैन्युफैक्चरिंग इनकम का कुछ क्लोजिंग बचेगा ही नहीं। तो बचाना है कि नहीं बचाना है? बचाना है, क्योंकि ओपनिंग दिया हुआ है। तो कितना सारा वो सब सोचना पड़ेगा एक एक चीज को पकड़ के। ओपनिंग दिया हुआ है तो हम कोशिश करेंगे, निकले ना निकले वो आंसर का हमारी किस्मत है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो हम तो अपना पूरा कोशिश करेंगे क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। और क्लोजिंग बैलेंस कब आएगा? जब आप इस अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्टिंग पीएल में नहीं दिखाओगे। समझ आ गए? आप उसको डिफरेंस को वहां नहीं, एक बात समझो भाई, ओपनिंग बैलेंस को 2 मिनट रखो साइड। अगर मैं ये करता हूँ, देखो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मैंने अकाउंट बनाया, ठीक है, आपने पे किया तो एंट्री की होगी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डेबिट टू सीएलसी, तो डेबिट में लिखेंगे टू सीएलसी। कितना पे किए थे? 91,510, ठीक है। और क्लोजिंग बोलता हूँ, जब आप उसको एब्जॉर्ब किए करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को लास्ट में अभी वही तो किए, एब्जॉर्ब किए, क्या एंट्री में आ गई? डब्ल्यूआईपी टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड आएगा बाय डब्ल्यूआईपी, एब्जॉर्ब वाला अमाउंट आ जाएगा 77,200, ठीक है। अब जो भी इसका डिफरेंस आएगा अंडर एब्जॉर्प्शन का आ जाएगा। अगर आप उसको ऐसे करोगे बाय कॉस्टिंग पीएनएल, ये मैं अंडर एब्जॉर्प्शन को कॉस्टिंग पीएल में डाल रहा हूँ, जो भी डिफरेंस आएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा क्या इसका? नहीं बचेगा। ये जो डिफरेंस आएगा उसका कॉस्टिंग पीएल में डाल दिए, खत्म, कोई बैलेंस बचा ही नहीं। लेकिन हमको तो बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि ओपनिंग दिया है, तो इसलिए मैं इसको कॉस्टिंग पीएल में नहीं डालूंगा, ठीक है। ओपनिंग भी लिखेगा, यहीं पे आएगा, और भी 2-3 चीजें और तो यहाँ पे आएंगी, वो आप लोग एंट्री देखना अपना। वेजेस भी तो यहाँ पे आए, इनडायरेक्ट वेजेस, वो भी यहाँ पे आया है। तो आपको जर्नल देखो, आप कर सकते हो, बचपन से करते आए हो। तो कहने का मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन का कॉस्टिंग पीएल में अभी नहीं डालेंगे, बिकॉज वी नीड क्लोजिंग बैलेंस, सम और द अदर क्लोजिंग बैलेंस हम कोशिश करेंगे निकालने की, क्योंकि ओपनिंग दिया है। बहुत सारी बातें हैं, ध्यान से चलते जाना। इसको भी लिखेंगे नोट्स में, चलो लिखो, लिख लो, नोट्स कॉपी में लिख लो। एक महीने से यही बोलेगा आप। तो ये तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन एक महीने से बताना चालू किया। वी नीड नॉट, वी नीड को पहले अंग्रेजी सोचने दो, हमको ट्रांसफर नहीं करना है। सर इसको प्रॉम्प्ट दे दो, आउटपुट दे देंगे। अमाउंट नोट्स वाली कॉपी में लिखना अच्छे से, जहां आपको दिखे, घूमना नहीं चाहिए। वो कैसा अपना वो इमोजी नहीं आता, कैसा वो सोचते रहता है, वैसा कैसे? छोड़ो, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, छोड़ो।
इतना लिखो। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, देयरफॉर वी नीड क्लोजिंग बैलेंस, इसलिए ट्रांसफर नहीं करना है। कर दिए तो नील आ जाएगा क्लोजिंग। हो गया? सबका हो गया? चलो पोस्टिंग करना चालू करो। एंट्री तो खत्म हो चुकी है, जर्नल एंट्री खत्म है, पोस्टिंग करना चालू करो। वो तो आप ही लोग करोगे। तो लेजर अकाउंट बनाना सबका, सबका। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं, सुनो सुनो सुनो, कई लोग क्या सोचते हैं कि ये जो 6 है 5 है, जो 5 का ओपनिंग बैलेंस है, इन्हीं 5 का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। हाँ बिल्कुल, जो जिन 5 अकाउंट्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया, इन्हीं 5 का आपको क्लोजिंग निकाल कर उसका ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ठीक है, फाइनल आंसर में ट्रायल बैलेंस में आप यही 5 चीजें दिखाओगे, लेकिन अकाउंट तो सब बनाना पड़ेगा ना, आपको वेजेस का बनाना पड़ेगा, शो का मार्क्स तो चाहिए ना। हाँ, क्वेश्चन में बताएगा, बिल्कुल ऐसा होगा, फिर आउटस्टैंडिंग पीरियड आएगा कि जैसे सब चीजें आएगी। तो सुनो, लेजर सबका बनाना है, इन 5 का तो कंपलसरी, तो बैलेंस कैसे निकालोगे? और वेजेस का भी आएगा, बोलेंगे सर वेजेस तो क्लोज हो चुका है, तो बनाना तो है ना, शो कर दें सब सब बिल्कुल। जर्नल एंट्री में जो जो दिखाएगा सबका बनेगा। अगर इनके अलावा एक्स्ट्रा किसका बनेगा मैं बताता हूँ। CLC है तो हाँ, वेजेस एक एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि जर्नल में दिखेगा है ना वो, तो बनाना तो पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ सेल दिखेगा, हाँ वो भी बनाओगे आप, ये तो एक्स्ट्रा बनेगा। तो 7 अकाउंट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ये 5 तो बनेगा ही बनेगा छक मार के, क्योंकि ओपनिंग है तो उसी का तो क्लोजिंग निकालोगे, उसी को तो ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा अकाउंट जो जर्नल में दिखेगा, दिख रहा है, वेजेस और COS दिख रहा है, उसका भी बनेगा, दिखाना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ से कहाँ गई, कहाँ ट्रांसफर ना गई। उसके लिए वेजेस और ये सब कॉस्ट ऑफ सेल है वो बनाना पड़ेगा। एंट्री खत्म, क्या बचा है? WIP2 मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हो गया। उसके बाद कहाँ बचा है? खत्म, ये लास्ट थी। किसको? कॉस्ट ऑफ सेल को। वो कब करोगे? जब सेल का सेल का कुछ बताया है तो नहीं है जरूरत, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कुछ भी बनाओ। बनाना कॉस्ट ऑफ सेल में बताऊंगा, जितना एंट्री में है उसको पोस्ट करो, बताता हूँ क्या करना है उसको। एंट्री आप लोग के पास है, करो सब फटाफट। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है वेजेस और COS।
बोलो ना बोलो ना वो पीडीएफ में करने के लिए अपने बुक क्यों नहीं बुक क्यों चाहिए? एंट्री नहीं लिखे हो क्या? वही तो बैलेंस चाहिए तो ये लो। हाँ ये लो। गुनगुन वैसे बुक दबा के छुपाएगी ना बुक को। छीन लेंगे वो अच्छी नहीं है हार दूसरे को बंदे फिर ये जरा बच्चे अरे तुम ये इसको कभी गिफ्ट मिला नहीं तो फिर तुम इसको छी बोल देगा। एवरीडे करो उसके बाद दो ही क्वेश्चन है नॉन इंटीग्रेटेड का। नहीं करेंगे, हमको क्लोजिंग चाहिए इसलिए नहीं किए। अंडरओवर आप दिखा दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, कॉस्टिंग पीएल में चले जाएगा। हमको मैन्युफैक्चरिंग का कुछ तो बैलेंस चाहिए, उसको दिखाने के लिए आप अंडरओवर को कहीं कुछ नहीं दिखाओ, कॉस्टिंग पीएल में नहीं डालोगे।
सबका क्लोजिंग बैलेंस में लिखते जाएगा, उसके बाजू में आप लोग का आएगा, देखते जाना। तो ये एक बार बता दो मुझे, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो ओपनिंग। हाँ, ओपनिंग लिखोगे सबसे पहले क्रेडिट साइड पे, हाँ, क्रेडिट साइड दिया हुआ है। और ये उसके बाद क्या करना है? डायरेक्ट बैलेंस डालने की पोस्ट करनी है। और भी तो 3 चीजें इसके अलावा और है। हाँ आया, देखो कौन कौन सीएलसी सी। आया, वेजेस आया, हाँ। और डब्ल्यूआईपी आया। हाँ ठीक है, डेबिट सीएलसी और वेजेस डेबिट में है, सीएलसी और हाँ डेबिट में, और डब्ल्यूआईपी क्रेडिट में है। ठीक है, निकाल लो क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इसका। यहाँ क्या इसमें जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ये इसमें जाएगा, ये उसमें। वो तो गया ना, वो तो आप दिखा दिए, अब बैलेंस एंट्री किया। हाँ बस हो गया, यही तो था। आपने तो डाल दिया ना, वेजेस को ओवरहेड में डाले, ओवरहेड को डब्ल्यूआईपी में डाले, डब्ल्यूआईपी को फिनिश गुड, सब हो चुका है। आंसर में लिखते जा रहा हूँ, देखना अगर हो सकता है कुछ बचा हो। स्टोर का आना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस 294 220। डब्ल्यूआईपी का आएगा 166 575। डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस कौन सा? हाँ, डब्ल्यूआईपी में देखो क्या क्या होगा। सबसे पहले डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन है, अमाउंट बताते जा रहा हूँ। देखो 122 365, 50,000 530। 166 हाँ। वेजेस का अकाउंट बनाए हो, वो तो इनडायरेक्ट था 2165, तो हमने उल्टा लिखे हो। डब्ल्यूआईपी के सामने उल्टा लिखे, क्योंकि जो 21665 है वो तो इनडायरेक्ट था। वो अपनी गलत है, ये गलत है। हाँ, डब्ल्यूआईपी में डायरेक्ट वाला जाता है कि इनडायरेक्ट वाला जाता है? तो इन दोनों में से डायरेक्ट कौन सा है? उल्टा करो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी गलत है। पहले इन दोनों को रिवर्स करो, फिर इफेक्ट डालना। फिनिश्ड गुड्स का आना चाहिए 282 270। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। अच्छा, ये तीनों डेबिट बैलेंस रहेंगे, क्रेडिट बैलेंस रहेंगे, ये तीनों के तीनों? ये अपना क्रेडिट बैलेंस। क्यों? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट ही, मतलब ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखोगे? डेबिट में लिखोगे ना, तो डेबिट बैलेंस कहलाएगा वो। ठीक है, ये सब डेबिट बैलेंस है, और ये सब स्टॉक है ना आपका, रॉ मटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, वो डेबिट ही होता है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को जो आएगा वो डेबिट आएगा। 25,450। हाँ, वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक, और सीएलसी का आएगा सीएलसी का 949025। बिल्कुल, और क्रेडिट साइड आएगा 949025। ठीक है, तो इससे ट्रायल बैलेंस बनाना, लेकिन अभी वो टैली नहीं होगा। पहले इतना करो, जितना होता है पहले करो। तो एक चीज़ और बताना है, अभी टैली नहीं होगा। बाकी सब तो टैली हो गया। डेबिट साइड आया है, लेकिन है वो क्रेडिट बैलेंस। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखोगे? तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस ही कहेंगे ना, आपका डेबिट साइड है, क्योंकि आपको लेजर अकाउंट टैली करना होता है ना, इसलिए मजबूरी में जहाँ कम आता है वहाँ लिखते हैं। 11th के बच्चों को मैं यही बताता हूँ, देख भाई जहाँ कम है वहाँ लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी का बैलेंस है। जिसकी औकात ज़्यादा उसी का बैलेंस लिखे। कम साइड है जहाँ पे कम होता है। ये बैलेंस शीट टैली से नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा। कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता उसका, मैं बताऊंगा। तो चलो, कुछ और होगा ना। कॉस्ट ऑफ सेल, देखो ये लड़कियों ने थोड़ा पहचान लिया था। कॉस्ट ऑफ सेल से अमाउंट आगे कहाँ ट्रांसफर होता है? नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल के आगे ये अपना P&L। कॉस्टिंग पीएनएल, वो हमने बनाया नहीं है, क्योंकि बोल। हाँ, तो बताऊंगा, मैं बताऊंगा उसमें, आप लोग वहाँ पे आके रुक जाओ। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का 180510। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल का ना, एक सेकंड, 180510 सही है। अब उसका क्या करना है मैं बताता हूँ, पहले सब लोग इतना पहुँचे। हाँ, तो पहुँचो ना।
गुड्स वाला इसलिए नहीं बनाएगा कि रिवर्स हो गया फिनिश गुड्स तो बनाएंगे बिल्कुल। पूरा रिवर्स थोड़ी हुआ है, पूरा जितना अमाउंट आया पूरा थोड़ी हुआ है। फिनिश गुड्स का ले सबका बना बिल्कुल बनेगा। एकदम फिनिश स्टॉक है तो कसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 10,000 एग्जैक्ट 10,000 कि 10,525 ओपनिंग बैलेंस लिखे हो, ओपनिंग बैलेंस लिखिए ठीक है। तो क्रेडिट साइड है 10,525, फिर है 77,200, डेबिट साइड है 91,510 और 21,665, तो आ जाएगा 25, ये 25,450 है ना। कौन सा वेजेस, वेजेस आपने बनाया है, तो वेजेस में से जो इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में गया तो उसको डेबिट में दिखाना पड़ेगा, टू वेजेस। कैलकुलेशन पेपर पे क्लियर है, ये कितना लिखे हो ठीक है, कैलकुलेशन पेपर अच्छी है क्या तो सेंटे में कुछ भी बोलते आ गया बोला ना। देखो एक का डेबिट और दूसरे का क्रेडिट तुरंत करना, ठीक है। जैसे आप अगर वेजेस के डेबिट में लिखे हो 2CLC, तो CLC के क्रेडिट में तुरंत आगे बाद में जाना, पहले एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट आपको तुरंत करना लाइन से, तो नहीं तो भूल जाओगे। हाँ बस वही बताना है, एक ही चीज बची है। जनरली हमने फ्लो चार्ट में क्या सीखा था, कॉस्ट ऑफ सेल आगे किस में जाता है, कॉस्टिंग पीरियड में जाता है, ठीक है। कॉस्टिंग पीरियड हम बना नहीं गए हैं, ना ही बना सकते हैं, अभी बताना है वही चीज। सब लोग निकालो इतना 5 चीजें, तो उस पे आते हैं। मेरा स्टोर में 3,20,000 है। हाँ तो देखो क्या क्या है स्टोर में। डेबिट वाला देखो, चेक करो क्या क्या है। सबसे पहले 301,435 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर 2CLC में आएगा 1,23,000, क्रेडिट में आएगा बाय WIP में 1,27,315 और बाय CLC में 2,900। 2,900 वाला कौन सा था, ये कौन सी एंट्री थी, अच्छा मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर वाली, हाँ 2,900 आएगा तो आ जाएगा आंसर ये वाला, बस इतना ही है।
स्टॉक लेजर बताओ भाई को, अमाउंट तो सब सही है, कैलकुलेशन देखो, अमाउंट सब सही है चारों चीज। वेजेस का कभी नहीं आएगा अनलेस मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। वेजेस तो आपने एब्जॉर्ब कर दिया होगा ना अपने रिस्पेक्टिव जगह में। आप बनाए हो वेजेस का? बनाए हो वेजेस? बनाओ पहले। बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस सबका? कॉस्ट ऑफ वेजेस का देखो, निकाल के देखो वेजेस का कितना आता है। वेजेस का कैसे आया? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जितना आपने पे किया था उतना ही आपने एब्जॉर्ब कर दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी अपनी जगह पे। कोई ओपनिंग नहीं तो कोई क्लोजिंग भी नहीं, जितना पे किए पूरा एब्जॉर्ब हो गया। वेजेस हमको दिखाना है, इसका मतलब ये मत सोचना कि अब नहीं बनाएंगे अगली बार से वेजेस, बैलेंस ही नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर जो चीजें जर्नल में है उसका लेजर होना चाहिए। इसका बैलेंस किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल बता रहा हूँ सामने, सबको बताना है एक साथ। नॉर्मली कहाँ जाता है फ्लो चार्ट के हिसाब से? ये कॉस्टिंग पीएल में जाता है, बस वही बताना है कि अभी क्यों नहीं जाएगा। हो गया क्या सबका? जल्दी करो, एक काम करो, देख लो एक बार कहाँ बनाना है कॉस्ट ऑफ सेल का। एक बार देख लो, जिसका थोड़ा बहुत बचा है फिर भी देख लो। कॉस्ट ऑफ सेल ये सब लोग बनाएंगे, जिनका हो गया वो 2 में कूदेंगे। देखो कॉस्ट ऑफ सेल का मैं बना रहा हूँ, तो नॉर्मली तो कॉस्टिंग पीएल में जाता है, तो एक बार बना के देखते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल में आप लोग ने क्या किया होगा, यहाँ पे 2 फिनिश गुड्स लाए होगे, कितना 185,890, और जो क्वेश्चन में दिया था सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट, तो यहाँ से हमने वापस फिनिश गुड्स में भेजा था, बाय फिनिश गुड्स करके वापस हमने भेजा है 5380। बस इतना ही था इसमें, और क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल में इतना ही है। जो आपका वो है एडमिन ओवरहेड जनरल वाला, वो भी इसमें आता है, सेलिंग ओवरहेड वो भी इसमें आता है, लेकिन दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, अभी इतना ही है। तो बैलेंसिंग फिगर उस साइड आएगा, कितना आएगा बताओ? 180,510, ठीक है ये आया। अब सिर्फ देखो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको पहले देखो करना क्या होगा, लिख मत देना इसको, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ये आगे कहाँ जाएगा ट्रांसफर, सीओएस से आगे कहाँ ट्रांसफर, कॉस्टिंग। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय कॉस्टिंग पीएनएल, लिख दिया मैंने, ठीक है, तो अब हाँ ये तो क्लोज हो गया। चलो अब कॉस्टिंग पीएल बनाऊंगा, तो उसमें कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट साइड लिखूंगा टू सीओएस कितना 180,510, ठीक है, और कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो? हाँ लेकिन हाँ सेल है, लेकिन बाय सेल लिखते हो क्या? बाय सीएलसी ब्रैकेट में सेल, जितना भी अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन में वो लिखोगे, और फिर आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाएगा। तो अब क्या क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है? तो मतलब क्या नेट लॉस हो कि मैं अच्छा समझ सेल नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बाय नेट लॉस लिख दूं, ये वाला अमाउंट होगा? कोई सेल इम्पॉसिबल नहीं मानेंगे, सेल नहीं दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं आ सकता है, कॉस्टिंग पीएल मत बनाओ। देखो बैंक कैलकुलेशन से लेके जा रहा हूँ, सेल नहीं दिया है क्वेश्चन में कहीं पर भी, चिंता मत करना, 2 में दिया हुआ वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर सेल नहीं दिया है, दिस इज क्वेश्चन मार्क, तो आप ये बनाओ ही मत, नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा नहीं,
इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कॉस्टिंग पीएल बना नहीं रहे हो तो यहाँ पर कॉस्टिंग पीएल में डाल भी नहीं सकते, इसीलिए इसका बैलेंस कैरी डाउन होगा। हमेशा नहीं होता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी फालतू क्वेश्चन है क्योंकि सेल नहीं दिया है, इसलिए सिर्फ इसलिए। सेल दिया होता मैं कॉस्टिंग पीएल में डालता, इधर आता नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकल जाता, तब मैं बोलता कि हाँ ये 100% सर्वगुण संपन्न क्वेश्चन है, जो कि इलस्ट्रेशन 2 है। 2 में दिया हुआ है सेल, वहां पे आप ऐसे ही करोगे, ध्यान से देखना है ना। लेकिन अभी क्या है, सेल नहीं दिया है तो कॉस्टिंग पीएल नहीं बनाओगे, कॉस्टिंग पीएल नहीं बनाओगे तो क्यों डाले हम कॉस्टिंग पीएल में, इसका बैलेंस कैरी डाउन करो। और ये डेबिट बैलेंस है इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी दिखेगा, नहीं तो टैली नहीं होगा ना। देखना ट्रायल बैलेंस भी इतने से डिफरेंस आएगा आपका, ध्यान से देखना। अगर आप इन पांचों को दिखाओगे, सुनो ये 5 सबका आ तो गया है, किसी का थोड़ा बहुत बचा है, इन 5 को अगर आप दिखा दो ट्रायल बैलेंस में, टैली नहीं होगा, इतने का ही डिफरेंस आएगा डेबिट साइड, बिकॉज इट इज डेबिट, कॉस्ट डेबिट होता है ना, ये डेबिट बैलेंस है, इसको आप दिखाओगे ट्रायल बैलेंस में तब टैली होगा। तो बनाना है ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस का कॉस्ट ऑफ बैलेंस कैरी डाउन कर दोगे, ट्रायल बैलेंस में लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेल 1,80,510, क्योंकि अभी हमने सेल नहीं किया है ना, सेल अभी किए नहीं हो तो ये बैलेंस में बचा रहेगा आपके पास। ट्रायल बैलेंस कैसा जो लेजर वाला है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल वैसे कि मतलब ऐसे इधर फिर डेबिट क्रेडिट जर्नल जैसे कि लेजर। हाँ जर्नल जैसे ऐसा लिखना, हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखना, या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। और जैसे क्वेश्चन में बना के ही दिया था, स्टार्टिंग में तो बना के दिया ही था, बस वैसे ही बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका स्टॉक लेजर कंट्रोल आएगा, WIP कंट्रोल आएगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल, CLC, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और अब कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाएगा। वो हमने देखा, जस्ट बिकॉज सेल नहीं दिया हुआ है ना, तो उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के लिख दोगे कॉस्ट ऑफ सेल का, तो वो टैली हो जाएगा। तो देखो स्टोर का है, देखो स्टोर का डेबिट साइड आएगा, एसेट है वो टाइप का, लेजर भी तो बनाई ही हो। 166, 575, 282, 270। CLC का क्रेडिट बैलेंस है 949, 025। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का डेबिट है 25,450। COS का भी डेबिट है 180, 510। ठीक है, COS का हमेशा नहीं आएगा, अगले क्वेश्चन में नहीं आएगा, COS जो है वो कॉस्टिंग पीएल में चले जाता है, कॉस्टिंग पीएल में डाले नहीं है क्योंकि हम बना नहीं सकते इनकम्प्लीट, जब इनकम्प्लीट बनाने से अच्छा बनाएंगे ही नहीं। और फिर अगर चलो आप बना भी दिया अगर जबरदस्ती तो टैली नहीं होगा ना, यहाँ पर 180, 510 का ही डिफरेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में। और दिखा दिए, अभी दिखा दिए हो तो अभी इक्वल हो जाएगा, दोनों साइड आपका 949, 025 आ जाएगा, 949, 025 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट करें इसको, जिनका हो गया वो 2 में जाएंगे। अब तीनों ओवरहेड भी दिया है, हाँ यहाँ पे एक ओवरहेड था, यहाँ पे तीनों ओवरहेड है। ये सब का होगा क्या, मैं बता रहा हूँ दिक्कत मेरा। हाँ एंट्री वेंट्री सब तो ठीक है, हाँ, पोस्टिंग लास्ट में नहीं, पोस्टिंग में क्या ये देखो हाँ, तो करना है, ठीक है। लास्ट में टैली नहीं है। है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एक भी जगह मिस्टेक हुआ ना तो 0 थोड़ी मिलेगा, हाँ तो स्टेप मार्किंग मिलेगा, मिलेगा ना। बस भाई कुछ स्टेप मार्किंग मिलेगा। हाँ समझ, एक वो मिस्टेक वाली चांस हो जा रहा है, झूठ भी देख रहे हो है कुछ। अच्छा सेकंड क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, लास्ट में बोला क्या है देखो एक बार, जो लोग पहुंच गए हैं एक बार देख लो, बोला बनाना क्या है। लेजर बनाओगे, उसके बाद जर्नल नहीं बोला है, तो अगर आपका दिमाग चलता है कि बिना जर्नल लिखे मन में ही जर्नल सोच के अकाउंट में पुट कर दिया तो आप बनाओ, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो आपको रफ में जर्नल करना पड़ेगा, रफ में करना ना, फेयर में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन ने क्या बोला, लेजर और ट्रायल बैलेंस बना, तो आप फेयर में उतना ही दिखाना। अगर बिना जर्नल के दिमाग चलता है लेजर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर रफ में जर्नल से शॉर्ट में लिख देना, जैसे मैंने कितना शॉर्ट में लिखा है, MOH2 CLC रफ में लिखना। ठीक,
यहाँ पे सिर्फ लेजर और वो बोला है, तो जर्नल में टाइम वेस्ट मत करना, बनता है तो अच्छी बात है मन से, लेकिन नहीं तो रफ में लिखना, शॉर्ट लेजर शॉर्ट। वाले में क्वेश्चन आते हैं हाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कर ले। तो ऐसा तो फाइनल अकाउंट्स में भी होता है ना पलाश, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, और 5-6 एडजस्टमेंट होता था, एक में गलती हो गई तो टैली नहीं होगा, तो फिर भी तो चलता था। क्योंकि क्योंकि 3 साल हो चुका है आपको वो चीज करते हैं, 3-4 साल हो गया ना करते हुए, कितना 4 हो गया ना, सेकेंड ईयर में हो ना अभी, तो 4 साल हो गया ना उसको, इसको अभी 4 दिन भी नहीं हुआ है। हाँ तो अरे हो जाएगा सर। अच्छा लेकिन रिलेटेड है, रिलेटेड सेकेंड वाला कंप्लीट करके जल्दी, क्या बच गया, खत्म होना ही चाहिए अभी। क्वेश्चन नहीं पापा सर। ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, और अभी तो अलग से पता चल रहा है कि ओपनिंग है कैसे लिखा है। एक्मे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड opens the costing records with the balances as on 1st जुलाई, ओपन भी बोला है 1st जुलाई भी बोला है, तो कोई सोचने का 1 सेकंड लगा, ओपनिंग बैलेंस है। और आगे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन दिया हुआ फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर का आप बनाओगे, ट्रांजैक्शन दिए हैं। क्वेश्चन में खाली बोला है कि लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है 30 सितंबर तक का, तो वही फिर से बोलूंगा, बिना जर्नल के आपको बनाना है, मन में सोचो, नहीं होगा तो रफ में लिख लो कहीं पे। हाँ तो आप भी वही करो, देखो कुणाल ने बोला स्टोर की जगह अब यहाँ पर मटेरियल यूज कर रहा है, तो आप भी वही करोगे। अभी तक स्टोर ले जाए कंट्रोल चल रहा था, तो अभी जगह मटेरियल लिखा है, और देखो प्रोडक्शन, पिछले में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला था तो हम वो यूज किया, अभी प्रोडक्शन ओवरहेड, जैसा क्वेश्चन है हमको वैसे ही करना है। अभी प्रोडक्शन ओवरहेड बोल दिया तो हम वो यूज करेंगे, और बाकी दोनों ओवरहेड भी दिया ही है, सब दिया हुआ इसमें। ये है सर में गुड सेल भी दिया होगा आगे, तो याद है, आगे देखो लास्ट में सेल दिया हुआ है, एक एक चीज इसमें परफेक्ट होगी, इस क्वेश्चन में कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब एकदम जैसा होता है फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। और ठीक है, नॉर्मल है, ओके बनाओ। सबसे पहले काम करो, सारे लेजर बना लो, तो फिर से वही कहना, सुनो इतने लेजर तो बनेंगे ही बनेंगे कंपलसरी, इसके अलावा एक्स्ट्रा जब दिमाग में आएगा तब बना दे। हाँ, तो जगह छोड़ना, कायदे से बहुत सारी जगह छोड़ना, लाइन से बनाना जरूरी नहीं है, कैसे भी बना सकते हो, बस जगह कम ना पड़े, ज्यादा हो जाएगा चलेगा। अगर आपको लगेगा कि ये लेजर 6 लाइन में आएगा, आप 10 लाइन बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी देखो हमने ट्रांजैक्शन देखे नहीं है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन, कौन किस में जाएगा वो आप ऐसे ऑर्गेनली नहीं सोच पाओगे, तो आप बड़े बड़े जगह बड़े बड़े लेजर बनाओ, है ना, सबकी वो कॉपी बड़ी ही है लगभग, तो आधे पेज में एक ही लेजर बनाओ। अब आप शॉर्ट फॉर्म में भाई एग्जाम में तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम में बिल्कुल नहीं चलेगा, ये जगह इतनी कम पड़ जाएगी, बहुत कम जगह पड़ेगी। अरे अभी आप काट पीट के नाप को मेजर कर लोगे, 3 बराबर है सर, 3 बराबर। 3, हाँ वो चल जाएगा। अब जैसे शिवम की और लंबी कॉपी, उसमें 3 चल जाएगा, एक कॉपी एक पेज में पूरा 3 आना चाहिए। ट्रांसपेरेंट है ना हमारा लाइन है, ट्रांसपेरेंट है तो छोटा मोटा हो जाएगा। अब देखो अभी हाँ आपको जगह कम पड़ेगी, आप ऊपर नीचे मैनेज कर लोगे, चिपका चिपका के लिख लोगे, तो एग्जाम में थोड़ी वैसा करोगे। दुखा दिए सर। वाह, लड़की हूँ क्या? दुखाती का है सर। तोड़ देती है सीधा, सीधा तोड़ देती है। दुखाती के लिए माफ कर देता है। बहुत बार। हो गया। फेयर आंसर में इस क्वेश्चन में आपको लेजर पहले बनाना है, लेजर बना बना के बड़ी बड़ी जगह आप छोड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल 100% मटेरियल, बिल्कुल बिल्कुल।
हटा के फोड़े कि नहीं साहिब लोग? हाँ और ये जो मटेरियल तो सेल्स डिपार्टमेंट है हाँ पूरा पूरा बोलो ना उसको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। हाँ मटेरियल को अपन स्टोर मानना है ना। हाँ, तो आप मटेरियल ही लिखना। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला वो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी जा रहा है। सेलिंग, आप सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाओगे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फिर उठ के सीओएस में जाएगा, डायरेक्ट नहीं डालते। क्यों, क्या स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, फिर तो आप स्टोर को सीधा सीओएस में डाल दो। अपन फिर फिनिश गुड में भी डालेंगे ना। हाँ तो कर सकते हो ना वैसे भी, आपकी उसमें देखो जितना डिटेल में दिखाओगे उतनी आप उसमें आपकी मर्जी है। अब अगर सेलिंग में ही दिखाओ। नहीं, फैक्ट्री बिल्कुल, फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री ओवरहेड बोले, WIP। हाँ हाँ क्या चीज नीचे, इसको भी ले आते हैं। मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस सेम WIP टू मटेरियल। कौन सा वाला, मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस। हाँ क्या बोले इसकी, नहीं मेंटेनेंस। अगर मैं आपको कॉस्ट शीट बनाने बोलूं, मेंटेनेंस का खर्चा दिखाऊं, फैक्ट्री ओवरहेड में ये जाएगा। नहीं जो बना प्रोडक्शन, इस क्वेश्चन में ये प्रोडक्शन ओवरहेड उसी में दिखाओगे जाके। हाँ बिल्कुल। किसका, अगर आप कॉस्ट शीट बना गए होते तो मेंटेनेंस को कहाँ दिखाते, फैक्ट्री क्या ओवरहेड, इसलिए जाएगा फैक्ट्री। मतलब इस क्वेश्चन में वो क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, उसमें जाएगा। एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल, इस वाले की ये वर्क मेंटेनेंस। एक आपका एक टाइप का क्या होता है, कॉस्ट शीट का भी लॉजिक इसमें लगाओगे। वर्क मेंटेनेंस को हम कहाँ पर दिखाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर दिखाते हैं, तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, जिसको इस क्वेश्चन में आप प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से ओपन किए हो, है ना। अलग से फिर फैक्ट्री ओवरहेड मत बना देना, दो ओवरहेड बन गया उसी का है वही। तो इसकी एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल। हाँ ठीक है बिल्कुल। टू नहीं, कॉस्ट शीट, अगर मैं आपको कॉस्ट शीट दूं, ट्रांसपोर्टेशन इज एन एक्सपेंस, ये एक, हाँ बिल्कुल वही है ये, तो ये एक एक्सपेंस है। आगे क्या लिखा है, इनडायरेक्ट, है ना। बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट होता है, लेकिन वो बोले ना इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है, तो इसकी हाँ एंट्री क्या होगी, देखो आपने कहाँ पुट किया इसको गुनगुन, हाँ जिसको हम यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड बोल रहे हैं, टू CLC। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आप पे तो करो, पे करोगे तो टू कैश की जगह CLC आएगा। हाँ एडमिन ओवरहेड में जाएगा टू मटेरियल, सेलिंग ओवरहेड टू मटेरियल। सर हाँ आड़ा की एंट्री होगी प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू मटेरियल कंट्रोल। बिल्कुल। हाँ पहले मिलाकर पहले पे करो।
बिल्कुल बिल्कुल 100%। प्रोडक्शन ओवरहेड है यहाँ पर। हाँ वो जो है मटेरियल्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला है। तो बहुत सारा अभी मैटर नहीं करता। आपके अगर देखो एंट्री क्या लगता आपको, आप एडमिन ओवरहेड का एक ही अकाउंट बनाओगे। एक बार देख लो, चलो बहुत एक अच्छा डाउट आया है, बाकी लोग आगे बढ़ गए उनको नहीं आया। देखो क्या लिखा है, मैं पूरा A to Z इसका कंप्लीट को बता देता हूँ। लिखा है मटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो आप लोग ने क्या किया इसका एडमिन ओवरहेड में डाल दिए। ये नहीं सोचे प्रोडक्शन का है कि जनरल है, अभी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, सामने देखो। आप एडमिन ओवरहेड का अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, ये लेजर बन गया ये लो। अब पहले तो मैं ओपनिंग बैलेंस दिखा देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस है इसका क्रेडिट साइड पे 12,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, ठीक। तो अभी हाँ फर्क नहीं पड़ता, आप एडमिन ओवरहेड में डालो। ठीक है सर, मैंने एडमिन ओवरहेड में डाला। एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डेबिट टू मटेरियल, ठीक है, तो मैंने डाला एडमिन ओवरहेड के डेबिट में टू मटेरियल, और उधर पीछे मटेरियल के क्रेडिट में भी डालूंगा बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक। तो अमाउंट है 3,400। तो हाँ क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, अब क्यों नहीं, क्योंकि आगे आप देखोगे ना, आपको बाइफर्केशन बता दिया है। ये दोनों को देखो, मतलब आपने क्या किया, ये 3400 रुपए को अपने एडमिन ओवरहेड क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपको खुद बताया कि ये सिर्फ टोटल में बताया कि टोटल इतना रिलेटेड टू प्रोडक्शन है जो कि फिनिश गुड्स में जाएगा, रिलेटेड प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स में, और इतना रिलेटेड ये एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट है तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। ऐसा मतलब वो 3400 इसमें इंक्लूडेड है, 3400 है ना। मतलब भाई डाउट क्या है हमारा, 3400 साल प्रोडक्शन का है कि जनरल वाला है। तो आप 3400 को एक बार एडमिन में दिखा दो, वो एडमिन में ऐसा आ गया, इंक्लूड हो गया। अब उसके बाद तो टोटल ओवरऑल उसने बता ही दिया है कितना प्रोडक्शन का है कितना जनरल है। वो 3400 इन दोनों में कहीं पर भी जुड़ा होगा, वो हमको नहीं पता। हो सकता है 3400 में से 3000 यहाँ हो, 400 यहाँ हो, कुछ भी हो सकता है, हमको बता दिया गया है। तो स्टार्ट अभी तो आप खर्च को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोडक्शन का है कि जनरल है, वो बाद में आके बता दिया है। तो मैं क्रेडिट साइड लिख दूंगा, वो सब आप फिर कर सकते हो, है ना। अभी फर्क नहीं पड़ता कौन सा है। ट्रांसपोर्टेशन को मैं कैगेज इनवर्ट कैगेज बोलते हैं अपन। चलो 11th का ही डिस्कस करते हैं ना, कैगेज इनवर्ट कैगेज आउटवर्ड। इनवर्ट मतलब मंगा गए तब का खर्चा है, आउटवर्ड मतलब भेज गए तब का खर्चा है, ठीक है। तो इनवर्ट आउटवर्ड तो बताया नहीं पहली चीज, उसके अलावा से इनडायरेक्ट मटेरियल बता दिया। तो जब भी इनडायरेक्ट बात होती है वो कहाँ जाएगा, कौन से फैक्ट्री ओवरहेड। जब भी इनडायरेक्ट बात होती है, देखो ये भी वेजेस बोले इनडायरेक्ट, कहाँ डाले होगे, उसको भी प्रोडक्शन ओवरहेड में डाले होगे, ये भी प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा। 2 CLC होगा, क्योंकि आपने कैश में पे किया होगा ना पहले। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी खर्चा हो पहले पे करते हैं हम लोग, पे हमने किया तो उसमें अपन 2 CLC डाल देंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड के डेबिट में जाएगा, CLC के क्रेडिट में जाएगा।
और ये प्रोडक्शन ओवरहेड का इनकर्ड मतलब सीएलसी हाँ मतलब पेड, हाँ बिल्कुल सीएलसी, फिर से वही एंट्री होगी, फिर से वही होगा प्रोडक्शन ओवरहेड टू सीएलसी, लेकिन बाकी के ओवरहेड वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया, ट्रांसपोर्टेशन अलग दिया वो अलग दिया, बात एक ही है, पे करना है आपको। हाँ अडॉप्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड डब्ल्यूआईपी प्रोडक्शन होगा बिल्कुल, ये वाला ना, हाँ फिर बाद में उसका अंडर ओवर देखेंगे, बाद में अंडर ओवर देखेंगे, अंडर ओवर को कॉस्टिंग पीएल में डालोगे, नहीं डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस है इसका तो क्लोजिंग निकालेंगे, अंडर ओवर फिर आपको नहीं सोचना है, कॉस्टिंग पीएल में डालोगे तो वो तो खत्म हो गया, क्लोज हो गया, जो कि हमको नहीं करना है, आपको क्लोजिंग चाहिए। क्या चीज एब्सॉर्ब मतलब क्या, ट्रांसफर, प्रोडक्शन ओवरहेड को आप आगे ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको हम डब्ल्यूआईपी में ही करते हैं हमेशा, प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में जो हम अकाउंट ओपन करते हैं डब्ल्यूआईपी अकाउंट ओपन होता है वहाँ पर हमेशा। मतलब फ्लो चार्ट देखोगे, उसको बनाना ग्रुप में भेजा भी गया था कल, उसको बनाना, उसको देखना, तो उसी से है ये। सर वो ट्रांसपोर्टेशन वाले की क्या एंट्री होगी, हाँ। फैक्ट्री ओवरहेड टू रॉ मटेरियल नहीं प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड में बोलूंगा क्योंकि वही वर्ड यूज हो गए है ना। और रॉ देखो, आप रॉ मटेरियल थोड़ी भेज रहे हो, आपने मटेरियल बोला, मटेरियल को क्रेडिट कर देते सर, मटेरियल थोड़ी जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन इज एन एक्सपेंस, उसको आप पे कर रहे हो टू सीएलसी, बिल्कुल है ना। ये मत सोचो कि मटेरियल, अरे मटेरियल तो आपके पास आ रहा होगा यार, उससे भी ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा हुआ ना, खर्चा हमें पे करना है, मटेरियल का कुछ वो नहीं सोचना आपको, मटेरियल आया, मटेरियल आपको ट्रांसपोर्टेशन को रिकॉर्ड करना है इसमें, जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल का है, इसलिए प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा टू सीएलसी, क्योंकि हम कैश पे करेंगे उसको। दोनों को डेबिट कर दें, WIP to bond with O sales to sales, पहले वाला है ठीक है, पहला वाला तो sales, अरे वाला WIP to production और sales administration और अभी sales to administration होगा। कम से कम 8-10 लोग एक रील भेज दिए हैं की वाला, देखना मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, देखना खोल के। सर
the selling and distribution overhead absorb the cost of selling that. बिल्कुल। बन गए हर्ष? आपकी तो आवाज आती नहीं है। बन गए? एब्जॉर्ब, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो कॉस्ट शीट सोचते हैं। जब मैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता हूँ कॉस्ट शीट में, ऐड करता हूँ, तो उससे क्या आ जाता है? ऐड करने से क्या आता है? वहीं जाएगा ये, मतलब वहाँ जाएगा तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो जाएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पे करने की, पे करने की इससे होगी। हाँ, पहले पे करोगे, अब जैसा क्वेश्चन है वैसे हम चलते रहेंगे। पे करने का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू सीएलसी, ये पेड है, ये जॉब। लाइन से चलो ना, क्वेश्चन के हिसाब से लाइन से चलो, कभी गलती नहीं होगी। एंट्री कौन सी की हो लास्ट? ये वर्क्स मेंटेनेंस की वही है ना, पैटर्न कौन सा? वर्क्स मेंटेनेंस। हाँ, वर्क ये वाला ना, वर्क मेंटेनेंस, ये हाँ ये डालूं या प्रोडक्शन होगा ये। तो प्रोडक्शन होगा ये डेबिट टू क्या करोगे इसमें? टू ये इसका बोल? हाँ मटेरियल। और कौन सा है वर्क मेंटेनेंस? और कौन? अरे नीच प्रोडक्शन ओवरहेड है, हाँ। ये तो दोनों सेम होता है, तो कौन सा डालूं? प्रोडक्शन होगा ये सब में। सर आप स्टोरी डालेंगे नहीं पर। हाँ सर फिनिश गुड का सीओएस टू फिनिश गुड होगा। फिर कौन सा? सोल्ड, सोल्ड वाला क्या बोले? सीओएस टू फिनिश। बिल्कुल। तो सेल्स का क्या होगा? सेल्स का सोचो, बताया है। हाँ सेल करोगे तो हमारा या तो कैश डेबिट होता है, और उधारी में बेचोगे तो या तो डेटर डेबिट होगा। तो कैश और डेटर की जगह अपन क्या यूज करते हैं? सीएलसी, वो डेबिट होगा टू कौन से अकाउंट में जाएगा? सीधा हम इसको कॉस्टिंग पीएल में दिखा देते हैं। सेल की हो ना, दिस इज योर इनकम। इनकम कौन दिखाते हैं? कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट में। तो ये एंट्री होगी सेल की 14,43,000। हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूस हो गया है, मतलब फिनिश गुड्स में सामान आ गया है, तो वो डेबिट होगा। कहाँ से आता है? डब्ल्यूआईपी से आता है, वो क्रेडिट होगा। सर ओपनिंग मैंने देखा। सीएलसी डेबिट होगा, सीओएस क्रेडिट होगा। क्या चीज में? ये सेकंड लास्ट जो है सर फिनिश गुड्स सोल्ड। हाँ सीएलसी डेबिट होगा, कैश आएगा नहीं, तो फिर सेल में क्या होगा? उसके नीचे सेल भी दिया हुआ है, उसमें क्या होगा? तो उसमें गुड्स जाएगा तो फिनिश गुड्स क्रेडिट होगा, ठीक है। गुड्स जाएगा, फिनिश गुड्स सोल्ड है, फिनिश गुड्स तो गया, तो फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा। फिनिश गुड फ्लो चार्ट आप लोग बनाए, फिनिश गुड से वो आगे कहाँ जाता है? सीओएस। हाँ सीओजी, हमने तो फ्लो चार्ट में सीओजीएस बनाया है, वो तब करेंगे जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं तो फिर अब तुम डायरेक्ट सीओएस में डाल सकते हो। एंट्री उसकी होगी सीओएस टू फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स सोल्ड है ना, तो अपन सेल किए, फिनिश गुड्स गया, फिनिश गुड्स गया तो वो क्रेडिट होगा। और फिनिश गुड्स कहाँ जाता है? सीओएस में जाता है। दो एंट्री होगी। कौन सा वाला? हाँ बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल में 82,000 वाला ना, कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। हाँ बिल्कुल,
एक सेल भी है और फिनिश गुड्स सोल्ड भी है। हाँ दोनों ही फिनिश भी सेल होगा, ठीक है ना? ठीक है। तो फिनिश गुड्स सोल्ड का बोल रहे हो कि सीओएस में जाएगा और फिनिश गुड क्रेडिट हो जाएगा, और सेल में बोलो सीएलसी तो सीओएस कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएम। सेल का क्या होता है? सेल की एंट्री क्या होती है? या तो कैश आएगा तो कैश डेबिट होता था, या तो उधारी में बेचोगे तो डेटर डेबिट होता था। दोनों की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? सीएलसी। टू नहीं, सेल को अपन सीधा कॉस्टिंग पीएल में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। सेल आपकी इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, व्हिच इज मतलब कौन से कॉस्टिंग पीएल के क्रेडिट, ये इसकी एंट्री है, ठीक है। और जो फिनिश गुड्स सोल्ड है मतलब फिनिश गुड्स जा रहा है टू फिनिश गुड्स, और फ्लो चार्ट को आपको ध्यान रखना कहाँ जाते हैं फिनिश गुड्स, मतलब सीओएस में जाता है वैसा। तो सीओएस आपको बनाना तो पड़ेगा, सीओएस बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीओएस का अमाउंट जो है वो कॉस्टिंग पीएल में जाता है, तब आपका प्रॉफिट आएगा। सीओएस अकाउंट बनाना है, बिल्कुल बनेगा। अभी तो बना सर्वगुण संपन्न है, सेल दिया हुआ तभी बन गया। पिछले क्वेश्चन में सेल नहीं दिया था तो उसके कॉस्ट ऑफ सेल का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया था, उसके आगे नहीं जा पाएंगे। अभी आपको सेल दिया, आप हर चीज बनाओगे, नेट प्रॉफिट भी आएगा इसका। सर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस का किसमें जाएगा? सोचो, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुआ है मतलब जो भी वो अमाउंट है फिनिश गुड्स में आया होगा कि गया होगा? फिनिश गुड्स आपने प्रोड्यूस कर दिया, बस हो गया प्रोड्यूस। हाँ, तो मतलब फिनिश गुड्स में अमाउंट वो आया होगा या फिनिश गुड्स से आगे कहीं गया होगा? नहीं, फिनिश गुड्स बना होगा, प्रोड्यूस हुआ। मतलब ऐसे तो प्रोड्यूस जो बोला मतलब अभी अभी वो फिनिश गुड्स बना है, तो फिनिश गुड्स में अमाउंट आया है, तो फिनिश गुड डेबिट होगा, है ना। तू सोचो फिनिश गुड्स कहाँ से बन के आता है? नहीं, कहाँ से बन के आता है? फिनिश गुड्स में कहाँ से आता है? फैक्ट्री, डब्ल्यूआईपी, फ्लो चार्ट, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स में होता है, ये वो दिया हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। मतलब एंट्री होगी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूआईपी। फिनिश गुड्स हमने बना लिया ना, बन गया तो फिर सोना नहीं है। फिनिश गुड्स बन गया तो वो डेबिट होगा, और कहाँ से बन के आता है फिनिश गुड? डब्ल्यूआईपी से बन के आता है, दैट विल बी क्रेडिटेड। डब्ल्यूआईपी क्या है? कंप्लीट हुआ है? 5 से क्या होगा? कम से कम 20 बनाना है। सीएलसी का भी बनाना है, बिल्कुल क्रेडिट आएगा। डेबिट में भी कुछ है नहीं है? डेबिट में ये आएगा, ये वाला आ जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। टाइम भी हो रहा है, कब चालू करते हैं? हाँ ना, अभी हुआ है 11:30। कभी आज तक नहीं हुई, 11:50 से पहले कभी नहीं हुई है। चलो घर पे कंप्लीट करना पूरा। पूरा खत्म करना है। हाँ, ये क्वेश्चन पूरा खत्म करना है। इसके आगे नॉन इंटीग्रेटेड है भी नहीं। चलो घर भेजता हूँ।